शानदार मजबूती के साथ बाजार में आखिरी दिन होता हुआ कारोबार और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। लाइफ टाइम हाई के बस बिल्कुल है नजदीक। निफ्टी पर क्या आज इतिहास बनेगा या फिर रुकेंगे? प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर दिन की और हफ्ते की और लाइफ की ऊंचाइयों के करीब होगी आज की क्लोजिंग? बचा हुआ 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग। करेंगे अगले हफ्ते की तैयारी जो होगा बेहद अहम। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड से पहले बाजार जोश भरता हुआ अच्छे मूड में, सारे सेक्टोरल इंडेक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बनी हुई है। तो बस वीकेंड के से पहले आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा? अच्छे एक्शन वाला दिन क्या पॉजिटिव नोट पर ही खत्म होगा? आइए इस पर करते हैं अनिल जी से चर्चा। जबरदस्त संकेत सुबह से आ रहे सर, चौथे दिन तेजी। जरा बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात है दीप यही है कि बाजार मजबूती के साथ 150 पॉइंट करीबन निफ्टी पर ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। 22,050 के करीब है और बैंक निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ 300 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स में 400 अंकों की दिखेगी आपको मजबूती। अच्छा खासा कारोबार यहाँ पर होता दिखा है। किससे आई है ये मजबूती? ऑटो की रफ्तार जबरदस्त, फार्मा की सेहत शानदार, पीएसयू बैंक्स दौड़ते हुए लगातार। ये है आज की बड़ी हाईलाइट्स। आईटी इंडेक्स 2 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी है भरपूर और डाउ फ्यूचर्स 50 अंक थोड़ा नीचे। यूरोप में चौतरफा खरीदारी आपके लिए होती दिख रही है। बड़ा एक्शन बन रहा है सर। जरा पहले एक बार तो बाजार के एक्शन को समझाइए, क्योंकि सुबह भी आप बात कर रहे थे, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर आपने रेजिस्टेंस की भी बात करी थी, बट सुबह एक बार के लिए हम वो रेजिस्टेंस पर अटक रहे थे। उसके बाद जो मूव आया, एक डिप भी आया, उसके बाद जो मूव आया वो काफी मजबूत रहा है। निफ्टी पहले मूव करा है, बट सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा होते दिखा है और दोनों इंडेक्स कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सर बताएं इसके क्या मायने हैं और कैसे आप एक्शन को देख रहे हैं? दीप, मायने ये है कि दिन भर स्लो स्टडी और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। कल के आंकड़े, इसका मतलब ये है कि एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली के आए थे वो ज्यादातर ब्लॉक डील्स के हिसाब से थे। तीसरी चीज है कि इसका मतलब यह भी कि खरीदारी का जोर ज्यादा है। अगर ट्रेडर्स पीएसयू स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप्स को इतनी तेजी से घटा सकते हैं तो फिर बढ़ने में भी उनकी ताकत आज काम आती हुई दिख रही है। ये आपको साफ नजर आएगा इस वक्त। तो आज जो ट्रेड बना है वो स्लो स्टडी और ऊपर की तरफ का बना है। निफ्टी का चार्ट देखिए, बिल्कुल धीमे धीमे थोड़ा बीच बीच में रुक के 25 पॉइंट नीचे आता है, फिर खरीदारी और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखेंगे तो कमोवेश वही दिखेगा। 45,475, 45,575 की पहली रुकावट की जगह है, लगभग उसके आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। एक बार उसको पार भी किया निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ऑफ लेट थोड़ा बेहतर मजबूत होता दिख रहा है और फरवरी महीने के जो हाईज हैं, जो हमने बजट के बाद हमने बनाए, ये बनाए हमने 2 तारीख को मेरे ख्याल से बनाए हैं, तो वहाँ पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होती दिख रही है और वो है 46,700 का लेवल, जहाँ तक बैंक निफ्टी पहुँचने की अब आगे कोशिश कर सकता है। 46,700 वो लेवल है जिस पे आपको नजर रखनी, सॉरी 46,900, 46,892 प्रिसाइजली ये लेवल बनाए तो हम 46,875 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आगे देखेंगे क्या कुछ है क्या नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी कल ही आपको ब्रेकआउट दे चुका था। कल हमने कह दिया कि लॉन्ग करके रखिए, 46,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिली। निफ्टी 21,930 के ऊपर तो आज बंद देने को तैयार है, ये तो क्लियर कट हो गया। लाइफ हाई क्लोजिंग 22,097 की है, 22,097। अगर वहाँ तक पहुँच जाए और उसके ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या। 15 जनवरी को हमने 22,097 की, यानी 22,100 राउंड फिगर मान लें, तो अगर वो हो जाए तो क्या कहना। और 2 फरवरी को हमने 22,126 हाई बनाया, तो लाइफ हाई के बेहद नज़दीक है। जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह के डेटा है और जिस तरह की पोजीशन बनी है दीप, ऐसा लग रहा है कि हम, अब ध्यान से सुनिएगा, जो सेंटेंस बड़े काम का है, हम आज डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिखेंगे। वाह, डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिखेंगे। अब आइए मेरी कमेंट्री एक बार जरा रख लें, एक के बाद एक सारे पॉइंटर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। ओके, और पॉइंटर्स में मामला ऐसा है कि सबसे पहला पॉइंटर तो यही है कि निफ्टी 22,125 के ऊपर बंद हुआ तो अगले हफ्ते के लिए बेहद दमदार संकेत है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 46,200 के ऊपर की क्लोजिंग दे ही चुका है। अगर आज 46,900 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार है। ये इंपॉर्टेंट है। 46,900 के ऊपर, 46,900 के ऊपर क्यों क्लोजिंग चाहिए? 46,893 इस महीने की आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। अगर वो पार करते तो फिर आप 48,636 का जो हाई बनाया 28 दिसंबर का बैंक निफ्टी वहाँ जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके सामने आएगी, जल्दी से लेते आइए। हाँ,
21,900 21,950 ये आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है और बैंक निफ्टी पर 46,225 46,325 की रेंज जो है ये अच्छी सपोर्ट रेंज है। एक बार पहले पुरानी स्क्रीन पे ले आए, नंबर से एक बार देख ली जाए। इन रेंज में आए तो आपको करनी है खरीदारी, इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। ये अगर दिन के दौरान मुश्किल है आए तो 21,900 21,950 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है। 46,225 46,325 की रेंज में आपका पहला एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनेगा। हाँ, अब नेक्स्ट तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है और इसके अलावा आईटी, फार्मा, ऑटो ये निफ्टी को रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। ये आपके लिए प्राइवेट बैंक्स लीडरशिप लेकर आ रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, इनमें जो तेजी बन रही है धीमे धीमे ये अच्छी मजबूती देने को तैयार होते दिख रहे हैं। जबरदस्त है। इनमें से एक बैंक, वैसे तो काफी बैंक्स की आप बात करें, एसबीआई पे लगातार भरोसा है, एचडीएफसी, एसबीआई की हमने लगातार 2 दिन बात की, बट फेडरल बैंक, इस पर आज सुबह बात हुई थी। सुबह हमने देखा अच्छी मूव आई, उसके बाद टारगेट भी हिट हो गया। 166 का पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट था, 163 का पहला टारगेट उसी समय के आसपास हिट हुआ। उसके बाद 166 का दूसरा टारगेट हिट हुआ, 170 का तीसरा है, 170 का तीसरा टारगेट। एक बार पहले देख लेते हैं सुबह क्या राय दी थी फेडरल बैंक पे, फिर फॉलोअप सवाल पूछेंगे अनिल जी से। 159 पर ट्रेड करा है फेडरल बैंक और दीप यहाँ पर खरीदारी करने की राय। बैंक्स में बड़े एक्शन है, एमएसएमई में कारोबार करने वाला ये बैंक है, पोजिशनिंग अच्छी है और हमें लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से ये भी अट्रैक्टिव है। 159 154 के आसपास खरीदिए और नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 150 का, ठीक है। अब ऊपर के जो टारगेट आपके लिए फेडरल बैंक के बनेंगे 163, 166, 170। अनिल सर ने आज सुबह आज के 2000 में फेडरल बैंक के फ्यूचर में खरीदारी की सलाह दी थी। पहला टारगेट 163 का था और दूसरा टारगेट जो है 166 का था और दोनों ही टारगेट फेडरल बैंक में अचीव हो चुके हैं और जोरदार तेजी जो है आज फेडरल बैंक के स्टॉक में देखने मिल रही है। बहुत बढ़िया कॉल रहा सर, और दूसरे टारगेट पर एग्जैक्टली इस समय ट्रेड कर रहा है। जरा इस पर एक बार रिवाइज व्यू दें, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए दीपा। अगर आपने ज़्यादा मात्रा खरीदी है, एक से ज़्यादा लॉट की, तो आप 50% बुक कर लीजिए। दिन के दौरान अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आपको याद होगा परसों भेज दिया था, दिन के दौरान तीनों टारगेट आ गए तो हमने कहा भी कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आज से नीचे ट्रेड भी कर रहा है, वापस मौका मिलता है। लेकिन तीसरा टारगेट 170 का है, उसके लिए डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी तो जरूर बचा के रखें। हो सकता है बैंकिंग शेयरों की जो तेजी मजबूती से और आगे बढ़ रही है, इसलिए कभी कभी क्या है, अगर कोई सेक्टर कमजोर है, स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, टारगेट पे पहुंच रहा है, तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन कोई सेक्टर मजबूत है, स्टॉक जल्दी पहुंचा, तो फिर उसमें हायर टारगेट आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें हायर टारगेट के चांस भी हैं, इसलिए पूरा न बेचें। अगर है तो 50% ही बेचें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। यहाँ से भी अपसाइड है फेडरल बैंक में, निश्चित रहे। हाँ, बिल्कुल है, निश्चित है। बस स्टॉप लॉस या तो पार्ट बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ताकि आप रिस्क से बाहर निकल जाए। आपका मुनाफे का सौदा नुकसान में नहीं जाना चाहिए। और इसलिए आप 2 बजे स्टॉक्स इन एक्शन में मैंने कहा कि एक स्टॉक आज आपके लिए और पेश किया जाएगा। बिल्कुल, बात करें, आइए यार चलते हैं अनिल जी के पास, जानते हैं, बताएं सर कौन सा स्टॉक? विप्रो आईटी शेयर मजबूत है और विप्रो पर आज मेरी नजर है। विप्रो ने एक बहुत ही बढ़िया प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन दिखाया है और बढ़िया मूव देने की तैयारी में 535 के आसपास 34 के आसपास जब हमने इसे टच किया, लेकिन मुझे लगता है कि 550 की तरफ जल्दी ही सोमवार तक जाने को तैयार है। और जिस स्पीड से चल रहा है, पता नहीं आज ही हो जाए और सोमवार को हो तो और भी बढ़िया बन सकता है। कुछ बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इसमें आपको करना क्या है, डे लो पर आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है या बनाना चाहते हैं, दिन के दौरान बचे हुए 1.5 घंटे में कोई भी गिरावट मिले वहाँ पर ऐड करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से 522 के आसपास का लो है विप्रो में, जो आपको नज़र में रखना है। जी हाँ, 522 है और ऊपर में 550 के आसपास तक जाने की कोशिश आज और सोमवार की है और उसके बाद स्टॉक और बढ़िया मूड में आ सकता है। तो आईटी शेयरों में ये एक शेयर है जो कुछ जिस तरह का प्राइस और वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है, ये कुछ बढ़िया कमाल करने को। डीप 2 करोड़ 15 लाख शेयरों का वॉल्यूम दिख रहा है मुझे फ्यूचर्स में। 2 करोड़ 15 लाख शेयरों का भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ बढ़िया एक्शन, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन विप्रो में आपके साथ। और विप्रो आज आपके रेडार पर आया, मैं याद दिलाना चाहूंगा, एग्जैक्टली 1 महीने पहले भी आपके रेडार पर आया था, तब इसके नंबर्स आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, 15 जनवरी को, और उस दिन 10% का ऊपर सर्किट लगा था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, यस। और तब आपने कुछ टारगेट्स भी दिए थे इस पर। अच्छा, ये याद नहीं, अचीव भी हो गए हैं। हाँ। अच्छा, ये याद नहीं था। 10% सर्किट लगा था तो पहला टारगेट तो उसी दिन आ गया था। उसके बाद आपने पोजिशनली इस पर बात करी थी, खरीदारी की राय दी थी, कहा था 525 तक ये जा सकता है। उस समय 465 पर
रेकमेंड किया था Correct. 525 के लिए। एक्चुअली मैं इसी के लिए वेट कर रहा था कि जिस दिन ये 500, मुझे ये भूल गया कि उस दिन 525 का दिया था रिजल्ट के दिन, लेकिन 525 के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा था। आज का लो 522 है और ये 525 के बाहर निकला, तो मैंने कहा कि 3 बजे के लिए स्टॉक एकदम परफेक्ट, सॉरी 2 बजे के लिए स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है। 532 से जिस पर ट्रेड करा था, अब 540। बिल्कुल, तो विप्रो शानदार एक्शन रहा है, एक बार देख लेते हैं इस पर भी क्या सलाह दी थी 1 महीने पहले। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, मार्जिन उम्मीद से बेहतर होते हुए आए हैं, ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट आगे की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है। अब मैं जो आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ विप्रो को लेकर, दीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कि इस साल का आईटी में, स्पेशली दिग्गजों में, मिड कैप स्मॉल कैप तो फिर अलग हो सकते हैं, लेकिन दिग्गजों में सबसे बेस्ट परफॉर्मर आईटी में कोई हो सकता है तो विप्रो होगा। यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से विप्रो में 460 रुपए का स्टॉक लॉस रखते हैं फ्यूचर्स में, 499 और 505, ये दो ऊपर के टारगेट हैं, लेकिन फाइनल टारगेट 525 का बनेगा। 15 जैन को नतीजों के विश्लेषण पर ये स्टॉक आपको बताया था अनिल जी ने। वहां से अगर आप देखें तो जो 525 का टारगेट है वो भी पार हो गया है। बड़ी तेजी पिछले 1 महीने में देखने को मिली। सटीक जो विश्लेषण है रिजल्ट्स का आपको विप्रो पर देखने को मिला है। सर जरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग था ये वाला, जरा याद से कब का है? इतनी मुश्किल से तो मैं भुलाऊं पूरी रात भर कोजी पूरी रात जाग के कैलिकट एयरपोर्ट पे, हाँ वो फ्लाइट वाइट कैंसिल, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी स्ट्रैटेजी वापस ही याद है। मैं तो अब कैसे मेरे को विप्रो के टारगेट याद रहेंगे सोचिए। वो दिन तो शो हो गया, वो बड़ी बात है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम एयरपोर्ट में एक कोने में जाके मैंने शो किया, लोकेशन ढूंढी, 8 से 8:30 मुझे मेरे याद आई। नाइस, नहीं चलिए बढ़िया है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स, ये थोड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप पोजिशनली होल्ड करें। आपको आईटी तो पता ही है, मैं इसलिए आपको नवरत्न एसआईपी के ज़माने से, उसके बाद दिवाली, उसके बाद न्यू ईयर की आईटी सेक्टर, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दीप, फॉर एग्जांपल जिस दिन रिजल्ट आया 10% ऊपर था, आपने वहाँ ले लिया, वहाँ से भी पैसा बन रहा है। आईटी शेयरों में सबसे बड़ा कंफर्ट क्या है, अगर आपकी एंट्री गलत भी हो गई तो भी आप होल्ड करके पैसा बना सकते हैं। आपको एग्जिट मिल रहा है, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल रहा है, ये बड़ा फायदा। तो बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। बिल्कुल, और अच्छे गेंस तो आ ही रहे हैं। आईटी पर रखें नजर, 2 साल की ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स है, विप्रो डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। आइए और स्टॉक्स की भी बात करते हैं, आने वाले दिनों के कुछ इवेंट्स की भी बात करते हैं। आशीष और नुपुर दोनों है हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो कैश में कुछ कंपनीज है जिसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रिसिल है, शैफलर इंडिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस के मार्केट्स में हलचल है, पीपीआई आएगा जनवरी महीने का। अब मंडे के इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए सेटलमेंट हॉलीडे है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, बड़ा दिन है, तो करेंसी मार्केट्स भी बंद रहेंगे। एचडीएफसी बैंक सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस स्टॉक के ऊपर। इन्वेस्टर डे है, काफी अहम दिन है इस स्टॉक की दिशा आगे तय करने के लिए। रिजल्ट्स की बात करें तो सीआईई ऑटोमोटिव, ये स्टॉक रडार पर रखिएगा। इसके अलावा मेडी असिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज, इसका 50% एंकर लॉक इन जो 30 दिनों का होता है वो खत्म होगा। और प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज और आस्क ऑटोमोटिव, यहाँ पर देखिए 50% आईपीओ एंकर लॉक इन जो 90 दिनों का होता है वो खत्म होगा। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, यहाँ पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन खत्म होगा। और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो लंबी छुट्टी के बाद चाइना के बाजार जो है फिर से खुलेंगे और यूएस में छुट्टी रहेगी, ट्रेडिंग हॉलीडे है, क्योंकि वॉशिंगटन जो पहले प्रेसिडेंट है उनका बर्थडे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्यूसडे की बात करते हैं, नतीजे आएंगे एफएनओ में। एबीबी इंडिया के कैश में एलांटिस बेक, ये कंपनी अपने नतीजे पेश करी और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखें कोल इंडिया, अच्छा खासा 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है, तो इसका एक इम्पैक्ट है। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 6 रुपये का, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और बिंदु फार्मा मात्र 1 रुपये 50 पैसे, एचएल 22 रुपये, पीएफसी 3 रुपये 50 पैसे और सेल में भी सिर्फ 1 रुपये का डिविडेंड है। तो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे स्टॉक्स, रडार पर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर बाजार का एक्शन बनते हुए दिखेगा। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं? गुड आफ्टरनून। एमएनएम के साथ ही शुरुआत करते हैं, टॉप निफ्टी का गेनर भी है। तो वॉक्सवैगन के साथ कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के लिए इस करार को किया गया और आने वाले दिसंबर 2024 में 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की कंपनी की है योजना। तो कल मजबूत गाइडेंस के बाद एक बड़ा करार का ऐलान यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाएं। टाटा मोटर्स, जहाँ पे कोजेंसिस के हवाले से ये खबर आ रही है कि साउथ अफ्रीका में जो हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल है वो लॉन्च करती हुई आपको दिखेगी टाटा मोटर्स। और अरविंदो फार्मा, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, जहाँ पे यूएस एफडी ने तेलंगाना यूनिट की जांच पूरी कर ली है
12 से 16 फरवरी के बीच ये जांच की गई थी प्लांट की, और अब क्लीन चिट यूएस एफडीए की तरफ से आती हुई यहाँ पर दिख रही है। लुपिन, जहाँ पे कंपनी को लगातार दूसरे दिन एक बड़ी दवा के लिए मिली है मंजूरी, यूएस एफडीए की जो यूएस एफडीए से ये मंजूरी मिलती हुई दिखी। एनुअल सेल्स देखे तो करीबन $4 करोड़ के आसपास का है यूएस में। एल्गी इक्विपमेंट्स, जहाँ पे इटली में कंपनी ने टेक्निकल लाइसेंसिंग के लिए करार किया है, वैक्यूम प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए इस करार को किया गया है। हैप्पी फोर्ड जो अभी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है एसयूवी कंपोनेंट के लिए, 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 6 साल के लिए इस ऑर्डर को कंपनी इस पर काम करती हुई दिखेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज भी आज फोकस में है, क्योंकि ये कर्नाटका में जो बजट अनाउंसमेंट आई है उसमें जो वहाँ के सीएम है उनका ये कहना है कि बियर और भारत में निर्मित जो लिकर है उस पर टैक्स स्लैब जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। हालांकि कितना किया जाएगा ये अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़े एडजस्टमेंट आपको होते हुए दिखेंगे। ओबेरॉय रियल्टी, जहाँ पे मैरिट इंटरनेशनल के साथ कंपनी ने करार किया है, मुंबई में मैरिट के 2 होटल बनाएगी ओबेरॉय रियल्टी, तो इस स्टॉक फोकस में। और लास्ट में 2 ब्लॉक डील है, जोमैटो जहाँ पे 24 लाख शेयर्स, और अंबुजा सीमेंट जहाँ पे 20 लाख शेयर के कई सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिन पर आज कौन से 2 होटल कौन बना रहे हैं? ओबेरॉय, ओबेरॉय क्या नाम से? मैरिट इंटरनेशनल के साथ, तो मैरिट ही मैरिट के होटल्स। लोकेशन आई कि नहीं आई अभी तक? अभी तक आई नहीं है सर। अच्छा। एक तो एयरपोर्ट के पास है। कौन सा नया वाला? हाँ नहीं, ओके। नया वाला नहीं, ये T2। जगह है वहाँ पे? हाँ सर, वहाँ अच्छा, ओके। पैदल चलने की जगह नहीं है, लेकिन वो मुंबई में आराम ढूंढ तो लेते हैं बिल्डर साहब। जगह ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं जगह तो ढूंढ ही लेते हैं कि कहाँ पर जगह है जहाँ पर एयर और होटल्स बनाए जा सके। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आइए, तैयार है बंसल जी, सुमित जी, विश्वेश जी, वागले साहब, आशु जी, शरद जी, और कोई इसमें से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाना, मैंने नाम सबके ले लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, बंसल जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। सो लॉस्ट आउट फीलिंग, आई मीन लेफ्ट आउट फीलिंग, नॉट लॉस्ट आउट। लॉस्ट आउट तो होता ही है कई बार शो में, अभी लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है। और शुरुआत में पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ द वीक। हाँ अगले हफ्ते का। क्या बात है? बंसल जी, इज दिस ट्रू? स्टार्टिंग में यस अनिल जी, दिस इज ट्रू। और अनिल जी, कोई लॉस्ट वाली फीलिंग नहीं है अनिल जी। हाँ, लेफ्ट आउट वाली होगी, लॉस्ट आउट नहीं, लेफ्ट देखिए आउट। अनिल जी, जब नहीं कुछ नहीं अनिल जी आज ईगो ज्यादा हो रहा है, इसको ठीक कराइए पहले। एक मिनट जरा, बंसल जी को ठीक कीजिए, आई मीन बंसल जी की आवाज़ को दुरुस्त कीजिए। बंसल जी दुरुस्त है, बंसल जी की आवाज़ को तब तक दुरुस्त करें, तब तक आइए बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी की तरफ से तैयार है स्प्रेड, बताएं सर। जी निफ्टी अनिल जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही बुल स्प्रेड हैं। यहाँ से भी मतलब अभी अच्छी मूव लगती है अनिल जी, ऊपर आनी चाहिए। और अनिल जी पोजिशनली भी बेटर लगता है, लेकिन हम वीकली प्लान करेंगे। तो अनिल जी 22,000 की एक कॉल लेनी है, 22,250 की 2 कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 40 रुपए। तो अनिल जी फिर रिपीट करता हूँ, 22,000 निफ्टी स्ट्राइक की एक कॉल लेनी है, वहां से 250 पॉइंट ऊपर 22,250 की 2 कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 40 रुपए। 40 रुपए अनिल जी मतलब 22,040, 22,050 तो स्पॉट चल ही रहा है, तो मतलब हम ऑलमोस्ट फ्यूचर पे ही हैं। सेफ कहाँ तक है? 22,500 तक। अनिल जी वैसे तो 22,500 के भी ऊपर लगता है पोजिशनली थोड़े टाइम के अंदर निफ्टी, मतलब पोजिशनिंग मतलब बहुत नहीं, 3-4 हफ्तों की मैं बात कर रहा हूँ। और लेकिन बीच बीच में डिप्स भी आते रहेंगे, तो अनिल जी ऐसे कोई मतलब ना फ्यूचर ले सकते हैं ना कर सकते, मतलब कोई किसी भी स्टॉक में एकदम बिंदास उठा सकते हैं। तो अनिल जी स्प्रेड्स के साथ ही चलते रहेंगे, जो अपना एक तरीका है। 22,000 की एक कॉल लेंगे, 22,250 की कॉस्ट है 40 रुपए। इस थर्सडे जो वीकली एक्सपायरी का स्प्रेड है सेफ है 22,500 तक। तो अनिल जी अगर नेक्स्ट मूव अच्छा आएगा तो मुझे लगता है कि 40 3 गुना पैसे हो जाने चाहिए, जो एक जनरली हमारा टारगेट रहता है 1:3 रेशो का स्प्रेड में जितनी कॉस्ट लगे। तो अनिल जी निफ्टी का बुल स्प्रेड है, और जब आप नेक्स्ट आएंगे तो अनिल जी मैं बैंक निफ्टी का भी व्यू और स्प्रेड शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल, थोड़ी देर में बैंक निफ्टी का भी स्प्रेड लेंगे आशु सर से, बट एसेंशियली निफ्टी पर तो पॉजिटिव व्यू आ ही रहा है, और बैंक्स में भी हम देख ही रहे हैं अच्छा एक्शन है, 225 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी बात की जाए जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय।
अशोक लेलैंड सुबह से थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा था, अभी थोड़ा और एक्शन आया है। ग्लेनमार्क तो सुबह से अच्छी तेजी दिखा ही रहा था। बायोकॉन सुबह भी इस पर नजर गई थी, अभी भी अच्छा एक्शन इस पर बना हुआ है। एक बार बायोकॉन के चार्ट पर राय लेते हैं। सुमित जी जरा देखें, गुड आफ्टरनून। बायोकॉन अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है इस समय। दीपांशु दीपांशु बायोकॉन के अंदर यहाँ से मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में एक गिरावट के बाद लास्ट 2-3 दिनों में नीचे से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि बायोकॉन ऊपर में 300 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए, और 300 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 315 तक का मूव भी इसी मूव में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करें, यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल पोजीशन होल्ड करते हैं और यहां से एक अच्छी ऊपर की मूव आपको देखने को मिल सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस ये भी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है इस समय। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून। एक बार टाटा कॉम का चार्ट देखें सर, बीच बीच में बड़ी मूव्स दिखाता है ये काउंटर। आज वैसे ही एक दिन है, 4.25% ऊपर इस समय टाटा कॉम डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। मेरे हिसाब से दीपांशु गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून, सारे पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून और हैप्पी वीकेंड। ऐसा लगा पता नहीं ये वीक तो खत्म ही नहीं हो रहा था, फॉर सम रीजन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये सबसे लंबा वीक रहा। अब जहाँ तक टाटा कॉम की बात है, मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी बड़ा परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन आई थिंक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म एक रेंज में स्टक था, वो रेंज से बाहर ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है अभी स्टॉक 1950 की ओर जा रहा है। सो वन ऑफ दो स्टॉक जो शायद नीचे आया तो आप पोर्टफोलियो के लिए अक्यूमुलेट कर सकते हो। और आज के दिन में पर्टिकुलरली दीपांशु जिस हिसाब से ये रेंज का ब्रेक हुआ है, मुझे लगता है 1780 के स्टॉप से यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में 1850 1890 तक के हम लेवल देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कमीशन पर राय आती हुई। बढ़ते आगे, और बंसल जी तैयार हैं पिक ऑफ द वीक के लिए। बिगुल पहले बजा था, नहीं बजा था? नहीं बजा था। ओह, बिगुल ही नहीं बजा, खाली गपशप में रह गए। बंसल जी को बहुत इको आ रहा था। बंसल जी बिगुल सुनिएगा और बताइएगा इको आ रहा है या नहीं आ रहा है। बंसल जी ऑल ओके, बिगुल ओके, एंकर ओके, सब कुछ ठीक? नहीं अनिल जी, सब कुछ ओके है और कोई लॉस्ट वाली फीलिंग नहीं है अनिल जी। आज तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। देखिए, जब हम बजट के लिए बॉम्बे में लैंड हुए थे, मैं और कुणाल जी, हाँ, तो कुणाल जी को मैंने एक चीज सिखाई है, जब भी गाड़ी में चलते हैं ना तो मोबाइल पे नहीं देखना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए। अच्छा। तो अनिल जी, लोकल स्टेशन पे वो बजट पे आपके वो लगे हुए थे ना, वो जो होर्डिंग लगे हुए थे जी के लिए और आपकी फोटो, तो सबसे पहले हमने आपको टेस्ट करी थी लाइव देख के। और आज अनिल जी, और आपको ध्यान हो तो वंस मतलब कि लॉन्ग बैक वो जो जी का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हाँ, उसपे भी आपकी फोटो जब आई थी सबसे पहले मैंने आपको टेस्ट किया था। और आज वो न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी फोटोज आई हुई अनिल जी, आज भी आपकी बड़ी बड़ी फोटो थी। तो सुबह आज 5 मिनट तो अनिल जी सिर्फ आपकी फोटो ने लिए मेरे कीमती, मतलब कि सुबह टाइम कम होता है। अरे तो 5 मिनट तो मैं उसको ऐड को देखता रहा अनिल जी। समझ नहीं आया वो इवेंट कब हो रहा है। क्लिपिंग मैंने आपको व्हाट्सएप करी थी, तो बताओ पूछ इसलिए रहा अनिल जी, वो हो कब रहा है इवेंट, कहाँ पे हो रहा है? उसके लिए हाफ डे लिया था बंसल जी आपने? ओह माय गॉड, वो इवेंट हो चुका है एक्चुअली, पिछले हफ्ते था। उस इवेंट की कवरेज की आज वो शायद उसमें आई है। लेकिन धन्यवाद बंसल जी, फोटो खींच के भेजी भी थी बंसल जी। तो मैं तो सोचा था बंसल जी शो में होंगे, सुबह खाली फोटो भेजिए। वो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सर, स्वागत है आपका, बढ़ाएं। अनिल जी, हाफ डे इसके लिए नहीं लिया था, वो तो मेरी सिस्टर ने कुछ मेमोरी में मेरी मदर का रखा हुआ था, तो उसके लिए कल भी सेकंड हाफ नहीं था, आज फर्स्ट हाफ नहीं था। और जो पिक ऑफ द वीक है अनिल जी, इसको पिक ऑफ द वीक इसलिए दिया है क्योंकि आईटी फ्लेवर में है और एम्फेसिस का पैटर्न काफी स्ट्रांग है। एम्फेसिस पे खरीदारी की राय है। जो ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न है, आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न। फ्यूचर में ना लें, कैश सेगमेंट के अंदर लें इसको। इन स्तरों पे 2580 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर बड़े टारगेट्स हैं। 2910, 2910 पहला टारगेट है, 2970 दूसरा टारगेट है। एम्फेसिस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, तो एम्फेसिस यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इनफैक्ट आईटी फ्लेवर ऑफ द डे बन रहा है। 2 साल की ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स है। विप्रो की अभी हम बात कर रहे थे। शरद जी भी हमारे साथ, उनका भी करते हैं स्वागत। शरद जी गुड आफ्टरनून सर। आईटी वापस मोमेंटम में आ रहा है। आने वाले समय में ऑफ कोर्स नए साल की गाइडेंस भी आने वाली है। आने वाले कुछ समय में कंपनीज अपनी आउटलुक भी देंगे नए फाइनेंशियल ईयर का। उससे पहले आईटी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। जरा एक बार राय दें सर, आप भी आईटी स्पेस पर। सर ऑडियो म्यूट है आपका शरद जी।
तो हमारा यही मानना है कि अगले साल में नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव होने चाहिए, खास करके एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में जो अमेरिका और यूरोप से सेंटिमेंट है वहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। खास करके अमेरिका में बीएफएसआई में जो स्लो डाउन था या यूरोप में जो यूक्रेन रशिया की टेंशन की वजह से स्लो डाउन था, और जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल चालू होता है, मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड आपको वहाँ पे वो रिवर्सल दिखना चाहिए, जहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो बीएफएसआई स्पेस से वो भी बढ़ना चाहिए। तो हमें लगता है अब ग्रेजुअली बाजार उस चीज़ को प्रायरी एंटिसिपेट कर रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में आपको जो सेंटिमेंट है वहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इस क्वार्टर की कमेंट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखाई दिया, बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी नहीं थी जो इसके पहले के क्वार्टर्स में थी। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वहाँ रिवर्स होता है उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो एक रिसेशन का ओवरहैंग था वो भी काफ़ी हद तक अब सबड्यूड हो गया है कि बहुत लंबा शायद अगर रिसेशन आता भी है तो बहुत लंबा कोई रिसेशन कोई भी डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं आएगा, ज़्यादा करके टेक्निकल रिसेशन होगा, शॉर्ट लिव्ड। तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा सेंटिमेंट इम्प्रूव होना चाहिए। अब जैसे-जैसे अगले 2-1 क्वार्टर में वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड इम्प्रूव होता है, हमें लगता है आईटी में आपको फॉरवर्ड नंबर्स में अपवर्ड रिविजन्स देखने को मिल सकती है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स मुझे लगता है बड़ी कंपनीज़ में मैं एलटीआई माइंट्री के संग जाना चाहूँगा। 7,000 रुपए के आसपास के लक्ष्य हमें लगता है पॉसिबल है उसमें। और जनरेटिव एआई में भी वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उनको मर्ज्ड एंटिटी में मार्जिन इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। और छोटे स्टॉक्स में मैस्टेक के लिए मैं बोल रहा था बट शायद थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं जब अक्रॉस द बोर्ड देखता हूँ तो मुझे लगता है एलटीआईएम प्रोबेबली बेस्ट बेट रहेगी। लार्जर कंपनी है, छठी सबसे बड़ी कंपनी है देश की, और 7,000 रुपये तक के लक्ष्य अगर आप 28-30 के मल्टीपल भी 25-30 के मल्टीपल भी पकड़े फॉरवर्ड नंबर्स पे, तो मुझे लगता है 1.5 साल में ये लक्ष्य हासिल कर सकती है कंपनी। तो एलटीआई माइंट्री मेरी टॉप बेट होगी वहाँ पे। ओके, एलटीआई माइंट्री ये टॉप बेट है शरद जी की, इस पर रखिएगा नजर, एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। स्टॉक्स पर ही फोकस बनाए रखना जरूरी है इस समय। पॉलीकैब बाय द वे सुबह भी इस पर चर्चा हो रही थी, 2.5% और ऊपर आ रहा है, कल भी एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, आज भी आप जबरदस्त मोमेंटम पॉलीकैब में बनते हुए देख रहे हैं। वागले साहब ने कल दोपहर में इस पर फिर से अपनी राय भी दी थी। वागले साहब, वहां से भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, आपके भी लेवल्स आ गए, जय ठक्कर के भी लेवल्स आ गए, पॉलीकैब 4700 आज एक डिप आया, उसके बाद अच्छा स्पाइक आया है, क्या करना है सर अब इन लेवल से? दीपांशु, कल हमने 4,530 में रिकमेंड किया था, आज थोड़ा सा नीचे आया, 4,520-25 के लेवल आई थिंक 20 से घुमा है। मेरा मानना है ये 5,000 के पहले रुकने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है अगर आपने कम क्वांटिटी ली हो, डिलीवरी में ट्रेड किया हो या फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड किया हो, तो आई थिंक 5,000 तक वेट करना चाहिए। टाइम फ्रेम 1 से 2 हफ्ता, और अगर फ्यूचर्स में लिया हो तो आपको 4,600 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। मुझे अभी भी लगता है थोड़ा अपसाइड है, 4,800, 4,820-30 तक आपको 2 से 3 दिन में मिल सकते हैं। तो यहाँ से अच्छे लेवल्स इस पर आ सकते हैं, पोजिशनली और अच्छे लेवल्स हैं, थोड़ा बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए इस पर और नज़र बना कर रखिए। पालविया साहब की भी पिक थी पॉलीकैब, यहाँ पर भी रखिएगा नज़र, आज पालविया साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे और स्टॉक में अच्छा एक्शन आपको दिखा भी है, तो सबको पसंद आ रहा है और आज अच्छे बाउंस बैक के साथ भी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक दो और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है, मैक्स फाइनेंशियल, इस पर एक अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। एक बार बंसल जी से मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट पर आए थे, बंसल जी डेज हाई पर है मैक्स फाइनेंशियल, जरा देखें सर, अच्छा मोमेंटम है। बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छा मोमेंटम तो बना हुआ है और फर्दर भी अच्छा मोमेंटम बनेगा क्योंकि एक बुलिश कैंडल बन रही है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 980 के अराउंड चल रहा है, यहाँ पर 957 का दीपांशु एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1015 के टारगेट के लिए मैक्स फाइनेंशियल पर खरीदारी की राय है। ओके, ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल। और आशु जी के लिए बैंक निफ्टी की भी स्प्रेड थी, माफ कीजिएगा आशु जी, थोड़ा सा स्लिप हो गया दिमाग से। बिल्कुल स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। बताएं सर। अनिल जी, 46,500 की एक कॉल लेनी है और 700 पॉइंट ऊपर वहां से 47,200 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 120 रुपए में। मैं 120 रुपए लगाने को तैयार हूं। मुझे लगता है कि अनिल जी बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूव आनी चाहिए। सेफ कहां तक है अनिल जी? 47,900 तक। ये यहां से ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट की सेफ्टी है।
इस स्प्रेड के अंदर। और अनिल जी अगले 500-700 पॉइंट की अगर मूव आती है, जिसका मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो HDFC बैंक के रिवर्सल से थोड़ी सी आए या बाकी से आए, अभी भी एक गिरावट आई अनिल जी, SBI सुबह 62 से 75, 75 से 62, बट मुझे लगता है कि अनिल जी जो हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और एक अच्छा मूव और ऊपर की तरफ आना चाहिए, पोजिशनली भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो अनिल जी इस स्प्रेड से 120 रुपए लगा के अगेन अनिल जी टारगेट 1:3 के 350 रुपए मिल सकते हैं, सेफ्टी है 47,900 तक। और अभी एक अच्छा मूव आया था अनिल जी, उसके बाद एक बहुत शार्प डिप भी बैंक निफ्टी में आया है, तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छा है कि मतलब डिप पे हम ले रहे हैं तो ओवर हीटेड नहीं ले रहे हैं, तो चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आर मच हायर नाउ। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी एक बढ़िया स्प्रेड। 4600 की एक कॉल खरीदनी है, 47,200 की आपको 2 कॉल्स बेचकर चलनी है, 120 की लागत पर ये आपके लिए स्प्रेड बनेगा। बैंक्स अच्छा मोमेंटम ये स्पेस आपको दिखा रहा है। बैंड से बाहर आने के बाद नैल्को अभी भी 4.5% ऊपर है, सुबह इस पर बात हो रही थी, मोमेंटम इसने अपना बरकरार रखा है, अच्छी तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। AB कैपिटल, इस पर भी एक अच्छी मूव आपको दिख रही है, 3% ऊपर ये काउंटर इस समय आपको ट्रेड करते दिख रहा है डेज हाई पर। तो बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स भी हैं जहां पर आपको नजर रखने की जरूरत है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना। और आइए इस मोमेंटम को बढ़ाते आगे सेठी साहब से करते हैं मुलाकात, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सुस्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी पिक देने के पहले कल का स्टॉक का अपडेट देना है। कल मैंने इसी समय इंडिया निप्पॉन को रिकमेंड किया था 676 के लेवल्स पे। मेरे पहले शॉर्ट टर्म टारगेट थे 700 के, जो बोलते बोलते अचीव हो गए। फिर आपके बोलने पे मैंने वो टारगेट इंक्रीज किए थे 720 के। आज वो स्टॉक अभी 755-60 के लेवल्स पे है, 7-8-10% के करीब थी। कल से अभी तक में तेजी हो गई, तो एक अच्छा परफॉर्म किया इंडिया निप्पॉन ने। बाकी अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कैपेसाइटे इंफ्रा, जो अभी 273 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 290, स्टॉप लॉस रखना है 265 का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि बिल्डिंग्स और हाई राइज कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 10,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है और ऑर्डर पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है। बॉम्बे में जितने रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, लोडा, किनेक्स, ओबरॉय, रहेजा, रेमंड, गोदरेज, सबके लिए ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। फिर हाल ही में इन्होंने अडानी और DLF के लिए भी काम करना शुरू किया, और जैसे हम जानते हैं अडानी को धारावी रीडेवलपमेंट का भी काम मिला है, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। बाकी एक दमदार इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और इनका एक जेबी है टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ भी, फॉर एक म्हाडा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और म्हाडा, सिडको, इन सबको भी के लिए भी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। तो खरीदारी करने की सलाह कैपेसिटी इंफ्रा फॉर अ टारगेट ऑफ 290, स्टॉप लॉस ऑफ 265। इंफ्रा ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। 272 रुपये पर चल रहा है, 265 पे स्टॉप लॉस, 295 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 290-95 का टारगेट ये है आपके लिए। जरा एक बार मैं सारे एक्सपर्ट्स के पैनल से भी जरा ले लूँ। कैपेसाइटे इंफ्रा, कैपेसाइटे, ओह माय गॉड। तो अगर जरा सा मैं आप लोग भी अगर कोई अपनी अच्छी नॉलेज रखना चाहें तो आज कुणाल जी नहीं आए शो में? कुणाल जी आज छुट्टी पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अच्छा आजकल कुणाल जी मेरे को लग रहा है इन दोनों का बिगुल ही अलग अलग कर दे रहा हूँ चार्ट कॉर्नर का। हाँ है ना। तो अच्छा, तो सेठी साहब ये जो कैपेसाइटे है इसके हिसाब से तो फिर सारी मतलब वो प्रोनाउंसिएशन बदलनी चाहिए सारे, सब बदल जाएंगे। BUT का क्या होता है? BUT, हाँ BUT, पुट, हाँ और BUT, अरे एक रखो यार। अच्छा ये बताओ जरा अनिल जी गो और डू डिस्कस कर लीजिए। अच्छा इंग्लिश की NATURE आशु जी को पूछे अनिल जी। नहीं, आशु जी ने एकदम सही कहा, नटूरे होगा। अगर ये कैपेसाइट है तो वो नटूरे होगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है, एकदम बिल्कुल कैपेसाइटे। ये हुआ कब? अच्छा बंसल जी आपको कुछ इंग्लिश सिखाना चाहते हैं दोपहर में भी? जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, मोस्ट नॉलेज तो मुझको है अनिल जी इंग्लिश की, तो जो मैंने समझा मतलब कि सेठी साहब ने कैपेसिटी में आई पे एम्फेसाइज कर रहा है काफी ज्यादा, ई पे नहीं आई पे एम्फेसाइज कर रहा है। तो अनिल जी अगर ये आपको उसी अंदाज में अनिल जी जैसे बोलते हैं, हाँ। तो एक बार उसी तरीके से अनिल के आई पे भी जोर डाल के बोले हैं, तो हम भी देखें कि अनिल का नया रूपांतर क्या निकल के सामने भाई आता है। साहब, वो कैपेसिटी का नाम बिगड़े तब तक ठीक है, मेरा नहीं बिगाड़ना। बहुत बढ़िया सेठी साहब, आपने जो किया एकदम परफेक्ट किया, सही किया। अब बताइए सर दूसरी पिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी वो नमक हलाल में एक डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन का, इंग्लिश विजय हजारे और विजय मर्चेंट वाला। हाँ, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। हाँ। डीओ बिकम्स गो एंड डीओ बिकम्स डू। बहुत बढ़िया जी सर, बताएं। अनिल जी, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है, एक टेक्सटाइल स्टॉक है, रूपा एंड कंपनी में खरीदारी करनी है, जो अभी 277 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 295 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस। ये होजरी और नीटेड गारमेंट्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, हर एक सेगमेंट में है, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लॉन्जरी, एथलेजर वेयर, सब कुछ करते हैं। बहुत ही जबरदस्त ब्रांड्स है इनके। रूपा फ्रंटलाइन तो काफी पॉपुलर है, फिर मैक्रोमैन, यूरो, और बहुत अच्छी मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कई सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, जैसे रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कियारा आडवाणी वगैरह। और बहुत ही एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 1500 डीलर है पैन इंडिया, 1.5 लाख रिटेल आउटलेट्स में इनके स्टोर्स, इनके प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अच्छे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। और 2-3 इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड्स की भी ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जैसे FC UK, मतलब फ्रेंच करेक्शन UK, फिर फ्रूट ऑफ द लूम वगैरह को। और अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स मजबूत है। हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, काफी इंप्रेसिव थे। 5 करोड़ के पैट के सामने 20 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, और कई अच्छे निवेशक, रिपोर्टेड इन्वेस्टर्स भी इस पे निवेशित है। मुझे लगता है रूपा में करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 295 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस। ओके, तो रूपा यहाँ पर भी खरीदारी करें, और खरीदारी करें कैपेसिटी इंफ्रा। ये है आपके लिए 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अब अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, फ्यूचर्स भी अमेरिकी अच्छे ही दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स मामूली नरमी आपको जरूर दिखा रहा है, बट नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर हैं। कल नैस्डैक ने उतना परफॉर्म नहीं किया था, बट आज नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर है, 18,000 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। यूरोप के बाजारों में अच्छा एक्शन है, पूरे एशिया में दमदार एक्शन था। चीन बंद था, अदरवाइज रेस्ट ऑफ एशिया काफी मजबूत था। हांगकांग 2.5% उछला है, कोरिया 1.5% आपका ऊपर था। जापान आपका नई 34 साल की ऊंचाई पर है, 38,500 पर क्लोजिंग हुई है इसकी। बताएं सर क्या करना है हमें? देखिए मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग तो हमें मिल रही है, फरवरी महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो हमें मिलने जा रही है। तो एक तरह से उस हिसाब से तो बाजार मजबूत है ही, कोई दिक्कत नहीं। 21,930 से 100 पॉइंट ऊपर आप बंद होने जा रहे हैं। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग जो है निफ्टी के वो 22,097, कौन जाने वहाँ तक पहुँच जाए, उससे ऊपर भी मिल जाए, क्लोजिंग तो मिल जाए। और जैसा मैंने 2 बजे कहा था कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ ही बाजार बंद होंगे, नीचे बंद नहीं होंगे। सो अब ऐसा लग रहा है कि 22,000 के नीचे तो बंद नहीं होना चाहते हैं। और क्यों नहीं होना चाहते हैं वो मैं बता दूँ। 22,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। पुट में है 77 लाख शेयर, कॉल्स में है 53 लाख शेयर। तो जाहिर सी बात है कॉल राइटर्स जो हैं 50-53 लाख शेयर के, वो थोड़े से महसूस तो कर रहे होंगे कि एक ब्रेकआउट की तैयारी होती हुई दिख रही है। अब फ्रेश खरीदारी आप करें ना करें, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। और अगर आज 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको सोमवार के लिए भी लॉन्ग पोजीशन लेकर जानी चाहिए। ये एक साफ संकेत आपको निफ्टी में मिल रहा है, ये निफ्टी के लिए रहा है। और अगर नीचे घटकर आपको मिल जाए, पहला एंट्री पॉइंट 22,000 होगा, दूसरा एंट्री पॉइंट 21,950 होगा। अगर आखिरी 1 घंटे में कोई कमजोरी आती तो वहाँ थोड़ा बहुत आप खरीदने की कोशिश कर सकते हैं 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर का टारगेट 22,100, 22,125 का लेकर आपको चलना है। अगर गलती से 22,125 के ऊपर बंद होने की तैयारी आज हो जाती है तो दी फिर न सिर्फ आपको सारे शॉर्ट काटने, बल्कि फ्रेश और खरीदारी की पोजीशन भी बनाकर जानी है। वो बड़ा ब्रेकआउट होगा, वो सबसे बड़ा ब्रेकआउट होगा। 22,125 जहाँ डबल टॉप आपने बनाया है, और तीसरी बार अगर आप उसके ऊपर ही जाकर बंद होते हैं, वैसे भी खराब कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो फिर 100% आपको लेकर जाना है। और इस बार जब हम 22,125 को पार करके टिकेंगे तो दीप ये फिर 100-200 वाला मामला नहीं होगा, कम से कम 500-600 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, कम से कम। तो 22,500, 22,600 ऐसे चुटकियों में आपको आता हुआ दिखेगा अगले हफ्ते, तो आप देखते रह जाएंगे। वो एकदम जो फोमो आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये फोमो इसलिए भी आएगा कि लोग खाली हो गए नीचे पूरे। पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ, जिसको जहाँ जहाँ मौका मिला उसने अपना माल बेचा, हल्का किया। तो इसलिए अब जो नए लाइफ हाई पे फटेगा, बढ़ेगा नहीं, फटेगा अब ये
अभी, तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि लाइफ हाई पर जाकर बंद हो रहा हो, क्लोज हो रहा हो, तो बिल्कुल शॉर्ट का दिमाग में रखना, काट लेना सारा शॉर्ट और लॉन्ग कर लेना, ये बहुत क्लियर बोलूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर। अब आइए बैंक निफ्टी। नो डाउट बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई से थोड़ा दूर है। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई है, हमने बनाया 15 जनवरी को, 28 दिसंबर को, 48,636 दूर है। क्लोजिंग बेसिस पे 48,508 का है, दूर है, भी 2000 पॉइंट दूर है, लेकिन 46,200 के ऊपर कल जो क्लोजिंग मिली थी उसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था, वो ब्रेकआउट कंटिन्यू है। बड़ा ब्रेकआउट अब जो आएगा फरवरी महीने का हाई जो है वो है 46,900 के आसपास का। 46,900 के ऊपर बंद हो गए तो कहना ही क्या, नहीं भी है तब भी आप अपनी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे ऊपर में हल्का फुल्का रुकावट का लेवल 47,000 के आसपास, खास नहीं 46,900 47,000 पर रुकेगा, यहीं पर 46,400 46,500 सपोर्ट का काम करेगा। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन दोनों में बनाए रखें। अब 2 दिनों के बाद इन लेवल पे वापस से पहली बार 3 दिनों के बाद बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी मजबूत होने लगा है। अब ये हाँ, ये बड़ा चेंज है कि निफ्टी की लीडरशिप वापस आ रही है। बैंक निफ्टी खराब नहीं है, लीडरशिप निफ्टी से आ रही है। ये बड़ा चेंज आज डेटा में मुझे दिख रहा है। निफ्टी लीडरशिप लेने को तैयार है, बैंक निफ्टी भी मजबूत है। अब तो ऐसा है कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स वाला मामला है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो लाइफ हाई बनेगा ना दीप, फिर से बोल रहा हूँ याद रखो, लाइफ हाई बना कम से कम 400-500 पॉइंट की निफ्टी की तेजी के लिए खरीदारी करें, कम से कम। इस बार जो है ना, अगर आपने गलती से शॉर्ट रहे, सुबह मैंने कहा था आपको शॉर्ट कर दिया, लेकिन 22,125-150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, वो ट्रिगर होगा तो 100% काटना है। अदरवाइज एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज बंद होने का तैयार है 3:20 पे, एग्जैक्टली बिल्कुल बताऊंगा क्लोजिंग के लिहाज से अगले हफ्ते की क्या स्टडी होनी चाहिए, लेकिन डेटा मजबूत दिख रहे हैं, आप मजबूती के लिए थोड़े और बढ़ रहे हैं। डे हाई के आसपास ही निफ्टी बैंक निफ्टी बंद होनी चाहिए। वाओ, चलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री इस समय आपके लिए आती हुई दिख रही है। बाय द वे, आईटी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, कुछ गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है नैस्कॉम की तरफ से। FY24 में ये बात कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 3.8% रहनी चाहिए। FY24 का आखिरी क्वार्टर चल ही रहा है, आखिरी 45 दिन बाकी हैं इस क्वार्टर के, और कंबाइंड करीब 3.8% ग्रोथ आनी चाहिए, विच इज़ नॉट अ बैड नंबर अगर आप नैस्कॉम के इस फिगर की बात करें तो। ये आपके लिए इस समय आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। और भी कुछ आउटलुक आएगा नैस्कॉम की तरफ से, जैसे जैसे आउटलुक आएगा हम आपके सामने इसको पेश करते रहेंगे। बट इंटरेस्टिंग व्यू इस समय आ रहा है, और देखते हैं अगर FY25 के लिए भी कुछ गाइडेंस यहाँ से आपके लिए निकल कर आती है या नहीं। आइए बात करते हैं स्मॉल कैप स्कीम्स, जहां पर कैश लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल नुपुर हमें बता रही थी किस तरह के बदलाव फंड्स ने करे हैं जनवरी में अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में। अब स्मॉल कैप्स की क्या है स्थिति इस समय, एक बार जरा समझते हैं। नुपुर बताइए क्या कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा था कि एसआईपी का डेटा रिकॉर्ड लेवल पे था, और म्यूचुअल फंड के जो एयूएम है वो भी लगातार दूसरी बार 50 लाख करोड़ के ऊपर जाते हुए दिखा था। अब यही कहा जा रहा है कि अगस्त 2023 के बाद ये जो स्मॉल कैप स्कीम से इसमें जो कैश लेवल होता है एज ए परसेंटेज ऑफ एयूएम, वो आपको ऊपरी लेवल पे नजर आएगा। 6.1% ये पहुंच चुका है। 60 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ महीनों में। जो टॉप 10 स्मॉल कैप स्कीम्स है उसमें कैश लेवल जो है वो अगस्त के मुकाबले जनवरी में देखे तो काफ़ी हद तक बढ़कर आते हुए दिखे। अगस्त 2023 में यही आंकड़ा 8,700 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 12,160 करोड़ पहुंचते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी कैश अवेलेबल है। ये स्मॉल कैप जो स्कीम्स होती है उसमें अगस्त से जनवरी के बीच में मिड के निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 37% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। लेकिन वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशन है फिलहाल 1 ईयर फॉरवर्ड पे 22 टाइम्स पर ट्रेड करा है। 10 साल के हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पुल अप करें तो 16.5 पे ट्रेड करता हुआ दिखता है ये इंडेक्स। और वहीं लार्ज कैप देखें तो फिलहाल आपको वो करीबन 20 टाइम पे ट्रेड करते हुए नजर आएगा। इसीलिए ये जो स्मॉल कैप स्कीम्स है इसमें पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप का जो है वो कंट्रीब्यूशन अब यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इन स्कीम्स में 35% जो हिस्सा होता है वो लार्ज और मिड कैप में एलोकेट किया जाता है। और यही पिछले महीने ट्रेंड निकल के आया है कि इन स्मॉल कैप स्कीम्स में लार्ज कैप की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई आ रही है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ पे नजर आ रहा है। और पिछले महीने हमने देखा था कि 15 महीनों बाद लार्ज कैप में पॉजिटिव इनफ्लो आते हुए दिखा था। स्कीम से तो उसमें लार्ज कैप शेयर में कैसे 25% अलाउड है। अच्छा, लिक्विडिटी के हिसाब से, इसीलिए जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ना वो भी इनका हिस्सा बन रहे हैं। ओके, तो वैल्यूएशन की वजह से कैश लेवल 6.1% है।
हाईएस्ट एवर है अभी। मतलब मेरे ख्याल से 6-7% के ऊपर कभी जनरली जाते नहीं। पिछली नहीं बार हमने जाते। स्टडी 5.3% हिस्टोरिकली एवरेज रहता है, 5.3 to 5.5%। तो 6% के ऊपर कैश लेवल भी है और साथ ही लार्ज कैप्स में एक्सपोजर भी बढ़ता हुआ मतलब अभी भी फुली डिप्लॉयड नहीं है, सोचिए। है ही नहीं। वो नहीं। ये तो भला हो पिछले हफ्ते के एक फॉल का जिसमें काफी कम फंड्स को मिल गया मौका पैसा डालने का, जिसने डाल दिया वो सुखी है। ये बड़े करेक्शन के इंतजार में रहा, वो रह गया। वो रह गया। एब्सोल्युटली। आइए, इंतजार का खत्म हुआ बंसल जी का, वक्त है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है एल एन टी पे खरीदारी की राय है। नतीजों के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी और अब करेक्शन खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। 3 तरीके के पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहे हैं। पहले तो लीडिंग इंडिकेटर पर, लैगिंग इंडिकेटर पर और मोमेंटम इंडिकेटर्स पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है। इन स्तरों पे खरीदें। 3330 3330 का लगाना है स्टॉप लॉस। 3480 3500 के टारगेट के लिए एल.एन.टी में खरीदारी की राय है। तो ये है एल.एन.टी, इस पर रखें नजर। पहले एम्फेसिस पिक ऑफ द वीक के तौर पर बंसल जी ने राय दी है और अब एल.एन.टी यहाँ पर उनकी राय आ रही है। स्टॉक में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा, नजर रखिएगा। इस काउंटर पर भी तेजी के साथ ऊपर आ रहा है। मारुति ये भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है, 11,500 के करीब मारुति आने की कोशिश कर रहा है। कल मेहुल जी की तरफ से यहाँ पर क्लोजिंग शो में कॉल भी आया था, कल भी एक्टिव था। आज तो ऑफकोर्स ऑटो इंडेक्स और एक्टिव आपको होते हुए दिख रहा है मारुति। सुदीप शाह साहब के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट। सर गुड आफ्टरनून। कल भी अच्छा ब्रेकआउट आया था मारुति में, आज फॉलो ऑन बाइंग आ रही है 11,500 के आसपास मारुति। जरा एक बार इस पर राय दें, बताएं सर क्या करना चाहिए। नमस्कार दीपांशु। मुझे लग रहा है जो हिसाब से ऑटो सेक्टर में तेजी आई है पिछले 2-3 दिन में, उसको मारुति ने एक सिग्नल पिछले ये बुधवार को ही दे दिया था, जब 10,007 जो एक मूव आया था, जो मेरे ख्याल से 10,700 से लेकर 11,000 के आसपास जो आया था, तो वहीं से एक यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन ले ली ये स्टॉक ने। और अब आप ऑटो इंडेक्स के चार्ट के साथ अगर रेशियो चार्ट पे भी कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है रेशियो चार्ट पे भी। तो मुझे लग रहा है ये आने वाले सेशंस में भी यहाँ से एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है मारुति में। और 11,100 के स्टॉप लॉस से अगर जिनके पास भी पोजीशन है उसे लॉन्ग साइड पे होल्ड करें, और 11,100 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ 11,800 से लेकर 11,900 के टारगेट्स आने वाले कुछ 4 से 6 सेशंस में मारुति में आ सकते हैं। तो मारुति पर रखिए नजर, यहाँ से और अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट अक्रॉस ऑटोज आपको एक अच्छी मूव आ रही है। शरद जी से भी जरा बात की जाए। शरद जी, पहले 2 व्हीलर्स लीडरशिप दिखा रहे थे, अब वापस 4 व्हीलर्स की तरफ लीडरशिप आ गई है। एमएनएम देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, टाटा मोटर्स तो ऑफकोर्स अच्छे फॉर्म में चल ही रहा है 1-1.5 साल से। क्या व्यू बना रहा है सर इस समय बाजार इन कंपनीज पे? देखिए, मुझे लगता है मीडियम मल्टीपल्स तक जाने की उम्मीद आप कर रहे हैं, जो थोड़ा यूफोरिया भी है बाजार में। और अगर यूफोरिया ऐसा ही रहता है तो मारुति जैसा स्टॉक आपको 30 के मल्टीपल पे या 25 के मल्टीपल पे भी मिल सकता है, 30 के मल्टीपल पे फॉरवर्ड पे मिल सकता है। तो आपके लक्ष्य 12,500 तक भी जा सकते हैं। बट अक्रॉस द बोर्ड मैं जैसा देख रहा हूँ, मुझे लगता है फ्रंटलाइन ऑटोज में शायद स्टोरी प्ले आउट कर गई है। एम का केस अलग था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड लॉन्चेस और वैल्यूएशन कंपैरेटिवली सारे स्टॉक्स के बीच में सबसे सस्ती थी एम की, तो वहां पे वो कैचअप प्ले करता है। एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी अगले 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ की। बट बाकी सारे स्टॉक्स में, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, मुझे लगता है ज़्यादातर स्टोरी प्ले आउट कर गई है। प्रोबेबली अशोक लेलैंड में थोड़ी गुंजाइश है 25-30 रुपए की यहाँ से, क्योंकि सीवी साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसेस वाले जो ऑर्डर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। तो अगर आपको बड़े ऑटो है, ऑटो प्लेयर्स में कंपेयर करना है, तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड एक बढ़िया प्ले होनी चाहिए। और कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन आ गई है, मुझे लगता है वहाँ आप एक इनडायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। मैं कल परसों क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन देख रहा था, मुझे लगता है वहाँ एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी करेक्ट हुआ है लॉन्ग टर्म नंबर्स के हिसाब से, वहाँ एक डिसेंट अपसाइड बननी चाहिए। बट अक्रॉस ऑटोज अब मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड किसी भी स्टॉक में थोड़ा देखना मुश्किल है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हुए तो आप यहाँ से और 15-16% अपसाइड ले लीजिए। बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कंफर्ट मुझे अशोक लेलैंड में रहेगा, और फोकस में ऑटो एंसिलरीज पे करूँगा। मुझे लगता है संवर्धन मदरसन में भी यहाँ से आपको 20-30 रुपए की और अपसाइड होनी चाहिए, अगर वो मीडियम मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करता है।
140 वाले के लिए संवर्धन मदरसन या क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन एक बढ़िया बेट हो सकती है, और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में अशोक लेलैंड। अक्रॉस द बोर्ड अब मुझे लगता है थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड हो गया सेक्टर। थोड़ा फेयरली वैल्यूड हो गया है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट कम अपॉर्चुनिटीज आएंगी इसके लिए। मदरसन बाय द वे ट्रेडिंग के लिए आज सुबह सुमित जी की भी राय थी 119 और 122 के लेवल्स के लिए सुमित जी ने यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी है, और अशोक लेलैंड ये भी पसंद आ रहा है शरद जी को। दोनों काउंटर्स पर हम रख सकते हैं नज़र रखनी है बीपीसीएल पर, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है बीपीसीएल पर। वैसे तो बाकी पीएसयूज पर भी उनका काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है, बट इन पर्टिकुलर बीपीसीएल पर उनका क्या कहना है, एक बार जरा जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, स्टॉक में अच्छा एक्शन है, जेफरीज क्या कह रहा है बीपीसीएल के बारे में? देखिए दीप, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो जेफरीज का एक यू टर्न है ये बीपीसीएल पे, ये आप कहना सही होगा, क्योंकि अंडर परफॉर्मर की रेटिंग पहले थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और प्राइस टारगेट देखिए 415 का था, वहां से सीधा 890 का प्राइस टारगेट जो है बीपीसीएल पे दे रहे हैं। यानी कि ये अब तक का बीपीसीएल पे मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे बड़ा टारगेट है। 2020-2021 से मैं देख रहा था कितने टारगेट्स आए हैं, 890 का टारगेट आज तक किसी ने नहीं दिया, और ये जेफरीज दे रहा है। अब क्या कहना है जेफरीज का वो आप सुन लीजिएगा। सबसे बड़ा ट्रिगर इनको ये लग रहा है कि आप देखिए चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, ये इनको सबसे बड़ा पॉजिटिव लगता है। और इसके लिए इनका कहना है कि आगे चल के जो मार्केटिंग मार्जिन है इन कंपनियों के सुधर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप देखिए इनका कहना है कि नवंबर से अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल 78 से 85 का जो रेंज है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ना उसके ऊपर ज़्यादा जाता है ना उसके नीचे ज़्यादा जाता है। और कभी भी कच्चा तेल अगर स्थिर रहता है तो इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फायदा रहता है, और इसके लिए इनका कहना है कि आगे चल के मार्केटिंग मार्जिन जो है इन कंपनियों के सुधर सकते हैं। जो रेड सी का इशू है उसके चलते शिपिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, उसके चलते डीजल जो है उसके दाम थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन आगे ये स्टेबल हो जाएंगे और इससे ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है नहीं। बीपीसीएल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनियों के जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और रिफाइनिंग कारोबार जो है वो भी इन कंपनियों का काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो ये सारे ट्रिगर्स है जिसके कारण अब जेफरीज को लगता है कि यहाँ से बड़ी री रेटिंग आपको और भी देखने मिल सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। बीपीसीएल उनकी टॉप बेट है, और टारगेट जो है अब तक के सबसे बड़े टारगेट बीपीसीएल पे जेफरीज ने दिए हैं 890 के। एक बहुत बड़ा यू टर्न जो है बीपीसीएल पे जेफरीज ने लिया है, पुराने टारगेट से सीधा डबल 415 से डबल से भी ज्यादा हो गया दीप। ये तो 830 होता है, ये तो 890 और भी बड़ा टारगेट दे दिया। हाई कन्विक्शन है, हम तो बुलिश है ही, बात कर रहे हैं काफी टाइम से। एचपी वीपी दोनों पर हम बहुत बुलिश है, और मुझे लगता है कि दीप इन्होंने जो टारगेट दिया सही दिया। मुझे याद है जब स्टेट इलेक्शंस आए थे उसके बाद से फिर ये बात शुरू करी थी, बिल्कुल 2-2.5 महीने हो गए। बिल्कुल, तब 300 रुपये के आसपास एचपी सेल चलता था, 350 पौने 400 बीपी सेल चलता था, वहाँ से बढ़िया एक्शन दोनों स्टॉक्स में होता हुआ दिखा। अब भी चल रहा है लगातार, बार बार रुकने थमने का नाम नहीं है कहीं भी। स्टॉक्स देखिए क्या एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं दीप। और आज हमारा जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे 2 बजे भी, विप्रो देखिए 546 का हाई बना चुका है, लगभग वहाँ तक पहुँचता हुआ, जो टारगेट थे उनके बेहद करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो बड़े एक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एब्सोल्युटली, नजर रखिए अच्छा एक्शन। एक बार शरद जी से भी जरा राय लें। शरद जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली बीपीसीएल, पूरा बाजार ही बुलिश हो रहा है इन पर, और बड़े बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं सर। साल 1.5 साल पहले तो कोई बुलिश नहीं था, अभी सब कोई बुलिश है, तो पता नहीं इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए या नेगेटिवली लेना चाहिए। पर मुझे लगता है यहाँ पे अक्रॉस पीएसयूज जो थीम की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि ब्रॉडली जो मीडियम मल्टीपल्स थे वो सब जगह अचीव हो गए हैं, चाहे वो एनजीसी ऑयल के ऐसी स्टोरीज हों या ओएमसीज हों। अब यहाँ से आप री रेटिंग की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग उसी लॉजिक पे बैठ कर रहे हैं। और री रेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली बहुत रेयर होता है बाजार में, ऐसा रेगुलर नहीं होता है, बट रिवर्शन टू मीन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इज अ रेगुलर कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तेल पे हमारा व्यू है कि तेल ग्रेजुअली नीचे ही आना चाहिए, जिस तरीके की डिमांड ट्रजेक्टरी है और जैसा रिन्यूएबल पुश हम ग्लोबली देख रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार का एडवेंट और स्ट्रॉन्ग होता है, आपका सोलर विंड और ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करते हैं, मुझे लगता है तेल के लिए फॉरवर्ड ट्रजेक्टरी काफ़ी वीक रहनी चाहिए, जिसका फॉल आउट इन कंपनीज के ऊपर भी पड़ेगा। जैसा वरुण बोल रहे थे, ऑब्वियसली अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा सडन रहती है तो इम्पैक्ट ज़्यादा है, बट अगर आप ग्रेजुअली डाउन ट्रॉड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बीच बीच में वोलेटिलिटी भी रहेगी, जैसे जियोपॉलिटिकल माहौल में हम हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको इन स्टॉक्स को लेना भी है तो वैसे किसी इवेंट में लें जहाँ थोड़ी नर्वसनेस वापस आए,
वैल्यूएशन ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत स्ट्रेच्ड है, लेकिन कभी भी बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स ट्रेड नहीं करते इन्हीं अनसर्टेनिटीज की वजह से। अभी गवर्नमेंट लेवल की अनसर्टेनिटी नहीं है, बट मुझे लगता है ऑयल के प्राइसेस की और जो आपके क्रैक्स हैं या रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं, उनमें वोलाटिलिटी रहेगी आने वाले समय में भी, जिस तरीके की ऑयल की डिमांड सिनेरियो है। तो उस वजह से ये वोलाटाइल रहेंगे, ऐसा स्ट्रेट लीनियर रन नहीं आएगा जैसा हमने अभी देखा है। अभी बहुत ज़्यादा सबड्यूड वैल्यूएशन थे, ओएनजीसी वगैरह शायद कितना 3 या 4 के मल्टीपल पे अवेलेबल थे, अब नॉर्मल हो गया 8-9 पे। तो मुझे लगता है आगे के नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इन कंपनीज में, तो फ्लैट से नंबर्स रहने चाहिए। तो आइडियली मुझे लगता है मीन मल्टीपल्स तक ज़्यादातर कंपनीज आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रही है। अगर आपने नीचे में लिया है और आपको ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं, तो मेजर पार्ट आपको ऑफ द टेबल बेट्स उठा लेने चाहिए, काफ़ी बढ़िया पैसा बना है। और मुझे लगता है ये इतना सेफ नहीं रहेगा जितना सेफ अभी सबको ये अज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। अगर कोई करेक्शन आती है उस वोलाटिलिटी में, वहाँ वापस से पोजीशन बनाइए। अभी टेम्पोररीली आपको पोजीशंस रिड्यूस करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाइए, कोई बात नहीं है, वापस आपको अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स मिलेंगे, वैल्यूएशंस मिलेंगे, फिर आप देख सकते हैं इस पर थोड़ा यूफोरिया ज़्यादा हो गया है, नियर टर्म में बहुत बड़ा रनअप हो गया है। ये है शरद जी का व्यू। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल है तैयार, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे अडानी स्पेस में मोमेंटम दिख रहा है। अडानी पोर्ट्स ने 1300, अभी करंट भाव है 1303, 1304, पिछले 10 दिनों का टॉप तोड़ा है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम अभी आना चाहिए। आपको 1290 के नीचे का हल्का सा 1289 का स्टॉप लॉस लेके बने रहना है। एक से दो दिनों का व्यू है मेरा। 1330 का पहला टारगेट, 1345 का दूसरा टारगेट। 1330 और 1345 के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट्स पर करें खरीदारी। यहाँ पर एक मूवमेंट आपको आते हुए दिख भी रहा है, डेज हाई पर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स पर भी रखिएगा नज़र, गुजरात पीपावाव इस पर भी रखिएगा नज़र। 2 दिनों से ये काउंटर भी आपको अच्छी मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट जनवरी के महीने में जो ट्रेड डेटा है, ट्रेड एक्टिविटी रही है पोर्ट्स पर, वो काफ़ी अच्छी रही है, ये समझ में आ रहा है। इनफैक्ट आज अंबुजा सीमेंट भी आप देखिए 590 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, 600 की तरफ ये भी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो और एसीसी भी सुबह एक्टिव था, एसीसी सुबह था ही, अदानी एंटरप्राइजेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव है। आइए इसी में एक बिगुल है सुदीप शाह साहब के लिए, BTS डबल टी का। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है जो हिसाब से कंटेनर कॉर्पोरेशन में मोमेंटम बना हुआ है, एक कंसोलिडेशन हमने देखा था फरवरी के पहले हफ्ते में, पहले 7-8 सेशंस में 910 और 955 960 के बीच में, वहां से हमने एक ब्रेकआउट देखा है। और यहाँ ये जो भी पिछले सप्ताह जो भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमने देखा है, काफी मिड कैप्स में, PSU स्टॉक्स में आया था, पर कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने देखी थी और स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी सस्टेन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम, एक फ्रेश अपमूव मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल पे। और अगले 2-3 सेशंस के लिए अगर हम इसे लेना चाहे पोजिशनली, तो 965 के स्टॉप लॉस से 1020 का टारगेट आ सकता है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। है कौन कौन पर खरीदारी करने के लिए सुदीप जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अगला सवाल मेरा विश्वेश जी से। विश्वेश जी जो बता रहे थे कि जैसा मैंने कहा भी, बहुत सारी विंडोज़ खोल के रखते हैं और गलत प्रोफेशन में आए, सही प्रोफेशन में आए होते तो विंडोज़ का आविष्कार करते। ये मैं पिछले शो में बता भी चुका हूँ। ये जो इतनी सारी विंडोज़ आपकी खुली है, उसमें कोई विंडो कमोडिटी मार्केट भी खुली रहती है विश्वेश जी? बिल्कुल, लेकिन मैं कमोडिटी मार्केट ग्लोबल ट्रैक करता हूँ जी। ओह माय गॉड, कॉपर, इंटरनेशनल। MCX में दिक्कत ये हो गई, बंसल जी फीलिंग वेरी लो। मैंने रियलाइज किया है बंसल जी लग रहा हम तो यही वाला ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा वो MBA की डिग्री वाला डायलॉग जाता है। बंसल जी ये तो खाली ग्लोबल ट्रैक करते हैं, क्या करें अब इनका? नहीं अनिल जी देखिए, ग्लोबल तो मैं भी ट्रैक करता हूँ, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एल्यूमिनियम तो डोमेस्टिक ट्रैक करता हूँ। बट जिस अंदाज में इन्होंने बोला अनिल जी, हाँ, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया अनिल जी। मैं सोच रहा था मैं ग्लोबल मतलब कि OTT देखता हूँ, बट मैं हिंदी वाला देखता हूँ अनिल जी। इनका तो अंदाज एकदम अलग था, मतलब कि हेड्स ऑफ है। ये मिलेंगे ना तो कुणाल जी से इनको कुछ मतलब कि गिफ्ट देंगे अनिल जी इनको। बड़े अच्छे अंदाज में बोला इन्होंने, जिस तरीके से बोला, कॉम्प्लेक्स दे दिया इन्होंने। मतलब मुझे तो हो गया, कुणाल जी होते उनको होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन स्टाइल बहुत बढ़िया था इनका कि ग्लोबल कमोडिटीज को ट्रैक करता हूं। करते सेम ही है, करते आपसे अलग नहीं है।
लेकिन कहने का जो तरीका है ना, ऐसा लगता है मतलब अच्छा। सो बाय द वे मैंने कमोडिटीज़ का इसलिए पूछा क्योंकि मुझे सवाल पूछना है एमसेक्स पर। तो मैंने कहा एमसेक्स की विंडो भी ट्रैक करते कि नहीं करते वो तो पता चले। तो अगर एमसेक्स की विंडो ट्रैक करते हैं बहुत अच्छी बात है। एमसेक्स पर एक्शन भरपूर है, जरा इसके चार्ट्स पर एक विंडो खोल के नजर डालिए। अनिल जी, जहाँ तक M6 की बात, एक्चुअली मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा अनिल जी, इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था। इनफैक्ट पहला मैं जब मुंबई इंटरव्यू देने आया था तो मेरा रिजेक्शन ये सोच के हो गया था कि इसको इंग्लिश नहीं आता है, बाकी सब ठीक है। तो आप मानेंगे नहीं अनिल जी, रिजेक्शन किस में हुआ, स्कूल में या जॉब में? इंप्रूव करने के लिए। नहीं, रिजेक्शन किस में हुआ, इंग्लिश में जॉब? रिजेक्शन किस में, स्कूल में, जॉब में, किस में हुआ? मैं जॉब देने आया था। अरे जॉब में, ओके। हाँ, जॉब में पहले जॉब में अनिल जी, जॉब में। तो अनिल जी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो ये जो बोल रहे हैं ना बंसल जी, बहुत मेहनत की अनिल जी इतना सा इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन इंग्लिश और नॉलेज का कोई रिलेशन नहीं होता। मेरे जो प्रीवियस बॉस थे वो ये कहते थे कि इंडिया में ना इंटेलिजेंस को और इंग्लिश को समानार्थी, मतलब सेम माना जाता है। बंदा इंग्लिश बोलता है तो बहुत होशियार है, और अगर वो हिंदी बोलता है तो बहुत होशियार नहीं है। तो इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश हैज नो कोरिलेशन, बट इट इज अ परसेप्शन अनिल जी। तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है अनिल जी, काफी मेहनत की थी। हाँ, तो अनिल जी मुझे अच्छा लगता है हमारे चैनल पे, क्योंकि आप भी मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट हो, और मुझे ऐसा लगता है, मैं पोलाइटली कहूंगा कि आपका भी इंग्लिश मतलब ऐसा ही है, मतलब तो हम मिसफिट से अनिल जी टुगेदर हम अच्छे लगते हैं। जी तो हमारे बंसल जी को क्या कहेंगे? बंसल जी 8 बजे तक स्मार्ट, 8 बजे तक शाम के 8 बजे तक बंसल जी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 8 बजे बाद इंग्लिश भी तरह प्रभाव बोल लेते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। 8 PM। सी 8 बजे के बाद वो तो ब्रिटिश है अनिल जी, उनका बात ही नहीं हो सकती, वो इंडियन होते ही नहीं। आफ्टर 8 PM नो CM, ओनली ब्रिटिश। तो अनिल जी ऑन अ सीरियस नोट अनिल जी, हमारे यहाँ क्या हो गया है कि ये इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन, और एम्प्लॉयर्स में तो काफ़ी होता है। मतलब जय मेरे फ्रेंड है, हम लोग बहुत साल साथ में काम किए हैं, और हम दोनों का भी ये मानना है कि इट्स अ वेरी बिग, और मैं जस्ट जी सर। जय का आपका सेम प्रॉब्लम? नहीं अनिल जी, जय तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन वी बोथ हैव अ सिमिलर ओपिनियन दैट ऑफन पीपल रिगार्ड लैंग्वेज स्पोकन एज अ वे ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट द केस। इंटेलिजेंस, ये बात तो सही है, इस बात में तो मैं कोई रिलेशन 100% सहमत हूँ, क्योंकि वो कहते हैं इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ बैरोमीटर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल लेवल। तो इंग्लैंड में तो कोई फेल ही नहीं होता फिर, है ना? वहाँ पे तो सारे डॉक्टर इंजीनियर ही पैदा होते हैं, है ना? तो वहाँ पे भी तो हाँ। एक मिनट, आशु जी कुछ इस पे फाइनल वर्डिक्ट देना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी, ये विश्वेश ना आज मौका देख के ये मतलब हम्बलनेस दिखा रहा है कि मैं गुजराती मीडियम से था, ऐसा वैसा। अदरवाइज ये कोई मौका नहीं छोड़ता इंग्लिश की शो ऑफ करने का। आप डेरिवेटिव्स की बात करो, ग्रीक्स, गामा, वेगा, थीटा की बात करेगा, कभी प्यार से सिंपलेस्ट तरीके से नहीं समझाएगा। अनिल जी ये मतलब ये नाटक चल रहे हैं। तो आपने पूछ के MCX पूछ के ना ग्लोबल मार्केट्स, ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो अनिल जी, आंसर बिल्कुल स्टाइलिश आएगा, बिल्कुल आपको हर बार देख लेना। ओह माय गॉड। चलिए बढ़िया। चलिए तो आप बात करते। अच्छा, बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, खबर आ रही है। नहीं, पहले न्यूज़। गो फर्स्ट के लिए अजय सिंह ने बिड डाला है पर्सनल कैपेसिटी में। स्पाइसजेट के जरिए ये बिड नहीं है, अजय सिंह ने ये बिड डाला है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। बट स्पाइसजेट एज अ ऑपरेटिंग पार्टनर होगा अगर ये डील हो जाती है, जिसमें स्पाइसजेट की तरफ से स्टाफ, सर्विसेज, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज आएगी। आई थिंक इवेंचुअली दोनों के बीच में कोलैबोरेशन ही होगा। स्पाइसजेट की तरफ से ये बिड नहीं डाली गई है। अजय सिंह एज प्रमोटर, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गो फर्स्ट के लिए बिड डाली है। हमें याद है रिसेंटली स्पाइसजेट ने फंड रेजिंग भी करी थी, उसके बाद कुछ फंड्स इनके पास बचे भी हुए हैं, कुछ पुराने ड्यूज इन्होंने क्लियर भी किए हैं, कुछ कॉस्ट कटिंग भी आगे कर रही है एयरलाइन। बट बड़ी खबर ये आई है कि गो फर्स्ट के लिए अजय सिंह ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिड डाली है। BGB एयरलाइंस, ये है अजय सिंह साहब की पर्सनल कंपनी, जिसके जरिए BGB एयरवेज इसने बोली डाली है गो फर्स्ट जो बंद पड़ी है उसको खरीदने के लिए। आज से अजय सिंह साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोली लगा रहे हैं, लेकिन स्पाइसजेट जिसके वो CEO हैं उसको ऑपरेटिंग पार्टनर के तौर पर साथ में लेंगे, यानी कि दोनों ही कंपनी में कुछ न कुछ साथ में काम का साथ में चलेगा। जरा इस बड़े डेवलपमेंट पे एक बार शरद जी की राय ली जाए। शरद जी कैसे देखते हैं आप?
जी, काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है स्पाइसजेट के लिए। मेरे हिसाब से इंडिविजुअल उनकी जो कंपनी की कैपेसिटी है वहाँ तो ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, डेट वगैरह का ओवरहैंग है। बट अब चूंकि बाकी सारे प्लेयर्स थोड़े बड़े हो गए हैं, चाहे एयर इंडिया हो चाहे इंडिगो हो, तो कंबाइंड एंटिटी होने से इनको एक काफ़ी बड़ी मसल पावर मिलती है कंपटीशन में रहने की। तो मुझे लगता है स्पाइसजेट के लिए काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है, क्योंकि फंड फ्लोज उनकी बैंक की कंपनी की बैलेंस शीट से नहीं जाएंगे, और आइडियली दोनों कंपनीज मर्ज होके काफ़ी डिसेंट साइज की एंटिटी हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली बेटर compete कर पाएगी विजावी कंपटीशन। बाकी इंटीग्रिटीज देखनी पड़ेंगी कैसे प्ले आउट होती है, बट ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है स्पाइसजेट के लिए। बड़ा डेवलपमेंट है स्पाइसजेट के लिए। अजय सिंह साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गो फर्स्ट के लिए बिड भी करने जा रहे हैं, तो जो लाइबिलिटी है वो स्पाइसजेट की बुक्स पे नहीं आएगी, बट इवेंचुअली स्पाइसजेट एज अ ऑपरेटिंग पार्टनर यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखेगा। 10% ऊपर स्टॉक दिख रहा है इस समय। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख ही रहा है, M&M। यहाँ पर रिसेंटली अच्छा एक्शन है, ब्रोकरेजेस का भरोसा है, एक बड़ी डील भी हुई है M&M की, जो डिटेल्स नुपुर हमारे साथ लेकर आए। नुपुर बताइए क्या है लेटेस्ट? बिल्कुल, M&M का स्टॉक आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस आया है और आज जो सप्लाई कंपनी ने सप्लाई करार किया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। 2022 के बाद पहला सप्लाई करार किया है कंपनी ने वॉक्सवैगन के साथ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की सप्लाई की जाएगी। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है इग्नियो, उसके लिए कंपोनेंट सप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। वॉक्सवैगन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और यूनिफाइड सेल कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए इस करार को किया गया। और M&M इंटरेस्टिंगली पहली ऐसी कंपनी होगी जो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपको काम करती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से कंपनी की जो लागत होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर वो सीधी की सीधी आधी होने की उम्मीद है। तो कॉस्ट कटिंग यहाँ से कंपनी को सीधा नजर आ रहा है इस करार के बाद से, तो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और दोनों ही कंपनी ई मोबिलिटी सेगमेंट में जो है अपने नए नए जो अवसर है वो तराशती हुई नजर आ रही है। और कंपनी ने क्लियरली अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि आगे भी ये जो पार्टनरशिप, ये जो करार उन्होंने किया है, इससे एक्सपैंड करती रहेगी आने वाले समय में। दिसंबर 2024 में इग्नियो जो कंपनी का इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म है, उससे 5 नई SUV भी लॉन्च करती हुई आपको कंपनी नजर आएगी। और पहली गाड़ी जो होने वाली है बॉर्न इलेक्ट्रिक, वो इसी साल के अंत में आपको आती हुई नजर आ सकती है। गाइडेंस के बाद हमने देखा था कि कल एक बड़ा मूव आते हुए दिखा था, और वॉल्यूम के लिहाज से भी देखें तो एक महीने का जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे कल ट्रेडेड क्वांटिटी 3.5 गुना ज़्यादा थी। इनफैक्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स में भी 2.5 गुना ज़्यादा आपको आते हुए दिखा था। और अब तक अगर ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे तो कल के वॉल्यूम्स का ऑलरेडी 70-75% अभी तक ट्रेड हो चुका है। तो वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे फिलहाल है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव थी, और आज इस करार के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट होने वाली है वो कंपनी के लिए आधी होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा में शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। फिर से कल भी मजबूत था, आज फॉलो बैंक फिर से आती हुई दिख रही है। गजब का एक्शन 1800 पर पहुंचता हुआ 4% मजबूत है, बार बार लगातार भयंकर तेजी का एक्शन। M&M बिल्कुल, M&M कमाल करता हुआ आपके सामने। वागले साहब, M&M के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं मैं। कल ही ब्रेकआउट आया था 1750-55 के लेवल पे, और आज ये मूव कंटिन्यूड है 1840 के लेवल पे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1900 के पहले रुकने वाला नहीं है। फ्रेश एंट्री में तकलीफ हो जाएगी एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉस की, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस 1770 का जो काफ़ी लंबा है एज अ ट्रेड। लेकिन पोजिशनली आपको अगर बने रहना है, पैटर्न इतना अच्छा है, ये 2250-2300 महीने, 1.5 महीने 2 महीने की बात है, मे बी 1-2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये 2250 के पहले रुकना नहीं है। और पोजिशनल व्यू आपको 1700 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे लेके बने रहना है। ये है आपके लिए M&M। 1700 का स्टॉप लॉस लगाइए वीकली क्लोजिंग बेसिस पर, और बने रहिए अपनी लॉन्ग पोजीशन के साथ। सुमित जी के पास चलते हैं, लेते हैं उनके कॉल। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1145 रुपए, 1146 रुपए, 1145, 1146। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। एक तेजी के ट्रेंड के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखाया है, लेकिन अभी वापस से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। खरीदारी करें
जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 1132, 1133 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1132 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1160 पहला टारगेट, 1170 दूसरा टारगेट, दोनों शॉर्ट टर्म की टारगेट है। पोजिशन टारगेट 1200 के ऊपर के जल्दी देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें टाटा कंज्यूमर। ओके, तो खरीदारी करने की राय टाटा कंज्यूमर्स पर 1132 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है, 1160 और 1170 के टारगेट के लिए। आइए, बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों छूने को तैयार है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस अब बाजार की तेजी को लेकर हो रहे हैं थोड़े सतर्क, अलर्ट, सावधान। ऐसा क्यों और कौन कौन है सावधान, ये बता रहे हैं हमें आशीष। आशीष बताइए, क्या वजह है कि ब्रोकरेज हाउस थोड़े से चिंतित हैं, तेजी ज़्यादा होगी क्या? बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी है। जो कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दो ब्रोकरेज हाउस की नोट्स है मेरे पास। सबसे पहले HDFC इंस्टीट्यूशनल का है और कोटक का है। कोटक के साथ शुरुआत करता हूँ। रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इसकी हेडिंग ही आप देखिए सर, नो फियर ओनली ग्रीड। ये कोटक की तरफ से रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जितनी खराब कंपनी की बैलेंस शीट है, जितने कमज़ोर फंडामेंटल्स है, बाजार इस माहौल में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन उन्हीं स्टॉक्स को दे रहा है। इस दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो IT, फार्मा और लार्ज कैप कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज है, इनकी वैल्यूएशन अगर आप देखें तो फिलहाल लो चल रही है, लेकिन जितनी खराब बैलेंस शीट उतनी बेहतर वैल्यूएशन बाजार फिलहाल दे रहा है। जो इन्वेस्टमेंट फोकस्ड कंपनीज है, केपेक्स वाली कंपनीज है, इनके लिए जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी इन्हें मीडियम सॉर्ट ऑफ लग रही हैं, लेकिन बड़ी बात इनकी तरफ से ये है कि जितनी खराब कंपनी उतना बड़ा वैल्यूएशन फिलहाल बाजार दे रहा है। HDFC इंस्टीट्यूशनल की तरफ से भी अगर आप देखें तो कुछ हिस्टोरिकल डेटा ऐसा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप देखें कि वैल्यूएशन अब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुकी है। इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कंपनीज को, एक तो निफ्टी 50 कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है और स्मॉल कैप कंपनीज है। अच्छा, निफ्टी 50 में कह रहे हैं कि 66% कंपनीज जो निफ्टी 50 में वो अपनी ऐतिहासिक औसत वैल्यूएशन यानी हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, महंगे हैं। और निफ्टी 50 का ऐतिहासिक प्राइस टू बुक के औसत से अगर आप देखें तो 114% के आसपास चल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो मिड कैप 100 में भी 67%, 67% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा, जो हिस्टोरिकल एवरेज है, इससे महंगे ट्रेड कर रहे हैं। और स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो 70% ऐसे स्टॉक हैं जो अपनी ऐतिहासिक वैल्यूएशन से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। यानी कोटक की तरफ से भी अगर आप रिपोर्ट देखें और HDFC इंस्टीट्यूशनल, दोनों की तरफ से मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में फिलहाल जो रैली आ रही है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, अब इन्हें वैल्यूएशन की चिंता है। तो थोड़ी वैल्यूएशन की चिंता जता रहे हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस। हिस्टोरिक वैल्यूएशन से देखें तो काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है। देखते हैं, दो बड़े डोमेस्टिक हाउसेस इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूर बात कर रहे हैं। IT इस पर है फोकस, एम्फोसिस की अभी बात हुई थी। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे भी एक मूव आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक आया है। बंसी जी, परसिस्टेंट सिस्टम जरा इसको भी देखें। मिड कैप IT थोड़ा एक्टिव हो रहा है इस समय, पिछले 15 मिनट में अच्छी एक्टिविटी दिखी है। जी हाँ दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और दीपांशु, ये वन ऑफ दोज IT काउंटर है जिसमें लीस्ट करेक्शन देखने को मिली है, नए लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहें। और करेक्शन पर अगर ये स्टॉक 8760, 8770 के बैंड में मिलता है तो खरीदारी की राय है। ओके, ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस पर खरीदारी की राय बन रही है। रखिएगा नजर, अच्छा एक्शन इस पर बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स जहां पर आज आपको वीकनेस आती हुई दिखी है। REC आज थोड़ा कमजोर है। पावर स्टॉक्स का भी आज अच्छा दिन नहीं है। REC करीब 2% नीचे आया है। वागले साहब, एक बार REC का चार्ट देखें, क्या ये अक्यूमुलेशन जोन है या फिर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है सर इसमें? दीपांशु, कंसोलिडेशन जोन है ऐसा मैं कहूंगा। मुझे वीकनेस नहीं दिखता है, लेकिन हल्का सा करेक्शन आ सकता है। अभी करंट भाव 475 का है, मे बी एक 7-8 रुपए 10 रुपए नीचे आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 460 ब्रेक करेगा। शायद 460 480 ये रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, उससे ज़्यादा मुझे कुछ लगता नहीं है। ओके, चलिए इस पर रखेंगे नज़र। थोड़ी आज नरमी इसमें बनी हुई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, बंसी जी, इसमें भी आज नरमी बनी हुई है। सुबह फिर भी थोड़ा स्पेस में एक्शन था, बट वीकनेस आई है। कर्नाटका सरकार कह रही है कुछ टैक्सेस चेंज करने की बात करेंगे लिकर और बियर के बीच में, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स डेज लो पर है सर। जरा इस पर एक बार अपना व्यू दें। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर वीकनेस में फर्दर वीकनेस एक्सटेंड हो, स्टॉक 1098, 1105, 1106 के बैंड में मिले तो खरीदना चाहिए। 1070 का नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वाला काउंटर है, 1070 स्टॉप लॉस है।
गिरावट पे खरीदारी की राय है। तो गिरावट पर खरीदारी की राय रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यूनाइटेड स्पिरिट्स इस पर रखें नजर। विश्व जी, एक राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी लेनी है। आज इसका कोई योगदान नहीं है, कल भी थोड़ा सुस्त था, उससे पहले जो बाजार का एक्शन आया था उसमें रिलायंस काफी एक्टिव रहा। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, वापस मूव करेगा रिलायंस या फिर थोड़ी और वीकनेस दिख रही है 29-20 के लेवल्स पर रिलायंस सर? दीपांशु देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आशीष रिपोर्ट लेके आया था ब्रोकरेज का, तो मैं अगर थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट टर्म डिस्कनेक्ट करके मीडियम टर्म चार्ट देखूं, वो रिलायंस हो या एसबीआई हो, रिलायंस और एसबीआई दोनों वो चार्ट है जो बहुत बड़े कंसोलिडेशन में से निकल रहे हैं। तो अगर वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो अभी मीडियम टर्म टारगेट पेंडिंग है। तो रिलायंस 2021 का हाई था 2626 और 2023 सितंबर के हाई थे 2626। अब आप देखिए 2 साल का कंसोलिडेशन जब अपवर्ड ब्रेकआउट करता है तो एटलीस्ट इसकी जो मिनिमम लेंथ होती है वो अपसाइड में आनी चाहिए। तो मतलब 2000 से 2600 के बीच का अगर ये प्राइस जोन था तो 600 रुपए फ्रॉम 2600, तो 3200 का टारगेट बनता है। तो अभी भी 300 रुपए की अपसाइड है। एसबीआई में भी सिमिलर 4-5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से चार्ट स्ट्रॉन्ग है दीपांशु। इस शॉर्ट टर्म वीकनेस को फॉर सम रीजन अगर 2830 तक मिलता है मेरे हिसाब से दैट वुड बी वेरी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी यहाँ से सपोर्ट आईटी और रिलायंस से आना चाहिए, लेकिन अगर पुल बैक आता है दैट वुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट एंट्री। 2830 इज समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग। अगर आता है तो वहां पे आई वुड लाइक टू एंटर लॉन्ग। रिलायंस 2830 के आसपास खरीदें तो यहाँ से 100 रुपये नीचे करीबन 3% नीचे के कट पर खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। आइए बैंक से बेनिफिट तैयार है आशीष। आशीष बताएं, कुछ बदलाव करेंगे बैंक लिस्ट में? कितने 14 है, कितना भी 12 स्टॉक है सर अभी हमारे पास, लेकिन ज्यादा हलचल नहीं है। कल आप बता भी रहे थे कि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया तो अब ज्यादा एक्शन होगा नहीं। करेक्ट। तो एक स्टॉक है जो एग्जिट कर रहा है, बायोकॉन 79.84% है, 80% से नीचे आ गई पोजीशन, पक्का आ गया बैंक से बाहर। लेकिन स्टॉक ऐसा है जिसमें एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। नाल्को आज भी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है, तो पोजीशंस बढ़कर हो गई हैं 101%, तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो बायोकॉन एग्जिट करेगा और नाल्को एंट्री करेगा। बाकी सेकंड लीस्ट पोजीशन अशोक लेलैंड की है, 82% है, सेल भी 82% के आसपास है और बलरामपुर चीनी 83-84% है। तो ये तो नहीं निकलेंगे अभी। अगले हफ्ते तक इंतजार करना है। नैल्को की एंट्री होने की तैयारी में, बायोकॉन बाहर आने को तैयार। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन कौन अंदर बाहर होता है देखा जाएगा। लेकिन आइए तब तक देख लेते हैं वागले साहब के पास कौन सी है रिकमेंडेशन। बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी, ये स्टॉक शायद कवर हो चुका है, लेकिन अभी जो वीकली क्लोज इसमें बन रहा है ये पैटर्न इतना अच्छा है कि मैं इसको वापस कवर करना चाहता हूं। मुझे याद नहीं किसने कवर किया, शायद ईश्वर जी ने कवर किया है। स्टॉक है एम्फोसिस, 2800 के पार ये निकला है, तो पोजिशनली इसके 34-3500 के टारगेट्स निकलते हैं। मैं इसको BTST के तौर पे लेना चाहूंगा। एक 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 2765-2768 का। मेरा मानना है ये 2950-2980 तक के लेवल्स आपको मंडे को ही देना चाहिए, और सूनर देन लेटर 3400, मतलब ये व्यू मेरा एक आध महीने का है। 3400-3450 का व्यू एक महीने का है। 3400-3450 के बड़े टारगेट के लिए एम्फेसिस में करें खरीदारी महीने भर के हिसाब से, और बाकी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स तो आपके सामने ही। महीने भर के हिसाब से खरीदना तो भी खरीदो, हफ्ते भर के हिसाब से खरीदना तो भी खरीदो, लेकिन खरीदो जरूर। हफ्ते भर के हिसाब से 2950, 2980 के टारगेट रख सकते हैं, 2765 का स्टॉप लॉस। बस बात वही है, चाहे हफ्ते भर के हिसाब से खरीदो चाहे महीने भर के हिसाब। प्रेजेंटेशन इज द की। यस, अब आप देखिए एब्सोल्युटली शो की शुरुआत में पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक बंसल जी ने दिया एम्फेसिस। बिल्कुल। नाम किसका आया? विश्वेश जी का। वागले साहब ने शायद विश्वेश जी। अब विश्वेश जी का प्रेजेंटेशन ऐसा है, विश्वेश जी ने जो काम नहीं किया उसकी भी क्रेडिट उनको मिल रहे हैं। अच्छा, अब बंसल जी बताइए, उस वक्त तो नहीं आई, अब तो लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है? अनिल जी बहुत फीलिंग आती है। मैं तो कई बार सोचता हूँ जिस तरीके से, पहले तो अनिल जी
मैं ना आशु जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। विश्वेश जी कोई भी मौका नहीं छोड़ते अनिल जी स्टाइल मारने का, और ये कह रहे थे ना 8 बजे के बाद ब्रिटिश इंग्लिश होगी। 8 बजे के बाद कभी ये मेरे को और आशु जी को मिल जाए तो अनिल जी हमारा होगा ब्लैंकेट, कंबल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंकेट अनिल जी, और विश्वेश जी हैं छोटे भाई। अनिल जी कोई मौका नहीं छोड़ते अनिल जी स्टाइल मारने का, और स्टाइल इनको सूट भी करता है। देखिए पूरा कपड़ों से, फ्राइडे को तो अनिल जी कभी मतलब कि शो भी मिस नहीं करते हैं। ये बात तो सही। बाकी दिन तो कोट वोट पहनना होता है, कभी कोई चीज मिस नहीं करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं दिल्ली आऊँ तब लेके आऊँ विश्वेश जी को साथ में, है ना। फिर आप रखिएगा पार्टी से, देन आई विल एंजॉय। चलिए बढ़िया। तो बंसल जी जरा धन्यवाद देने वागली साहब को, आप एम्फेसिस उन्होंने पूरे महीने के लिए रिकमेंड किया है। नहीं वागले जी का क्या कहते हैं तहे दिल से शुक्रिया है। और वागले साहब मैं आपकी मेमोरी को फर्दर शार्पन करने के लिए आपको कुछ अभी विटामिन व्हाट्सएप करूंगा, खरीदने खुद पड़ेंगे आपको, तो रिकमेंडेशन भेजूंगा भी आपको। अच्छा वागले साहब भी कुछ कह रहे हैं जी। वागले साहब। अनिल जी मैं कहना ये चाहता हूँ, भले विश्वेश जी हो या बंसल जी हो, अगर स्टॉक का टारगेट आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को पड़ता है। बंसल जी को ज्यादा पड़ता है क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया है। विश्वेश जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वेश जी फीलिंग गुड, वी आर फीलिंग बेटर। मुझे दोनों थैंक यू दे दे। वाह वाह जी बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। तो 3:20 का समय हो चुका है, आइए जल्दी से 3:20 की स्ट्रेटजी पर करते हैं फोकस। या अच्छे मूड में डाउ फ्यूचर्स थोड़ी नरमी दिखा रहा है, बट उसके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स आज पूरे एक्शन के लिए तैयार है। एसएनपी फ्यूचर्स में अच्छी मूव आ रही है। कुछ और डेटा, इनका पीपीआई डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है आज शाम को, बट ऐसा मार्केट मूविंग कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं आ रहा है। वैसे तो अच्छे मूवमेंट ही दिखा रहे हैं अमेरिकी बाजार। बताएं सर क्या करना चाहिए आज? मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी में 22,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल रही है, अच्छी क्लोजिंग है। मैं तो 21,930 के ऊपर की क्लोजिंग में खुश था, वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग मिली, तो बढ़िया क्लोजिंग है। सोमवार या फिर अगले 1-2 दिनों में नए लाइफ हाई के तौर पर हम देखेंगे। और इस बार मुझे जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो लाइफ टाइम हाई पार करेंगे 22,125 का, इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा छोटा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा वाला होगा। 150-200 पॉइंट वाला नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में आप जब लाइफ हाई पार करेंगे उसकी ताकत अलग होगी। दूसरा, इस लाइफ हाई में पुराने लाइफ हाई से काफ़ी इन्वेस्टर्स के हाथ बदले। जो कमज़ोर इन्वेस्टर्स थे वो निकल गए, मजबूत इन्वेस्टर्स वापस आए जिन्होंने गिरते बाजार में खरीदा है, और वो फिर ताकत रखते हैं ज़्यादा लंबा सोचने की, ज़्यादा लंबा खड़ा रहने की। इसलिए मेरा ये मानना है कि निफ्टी खरीद कर जाना चाहिए। है तो भी रखिए, नया लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि अगर 21,850 21,900 अगर मुझे मिला सोमवार को तो मैं और ऐड करूंगा, डरूंगा नहीं। उस कंडीशन पे आप ले सकते हैं। 22,100-125 का टारगेट होगा, और उसके बाद खुले नीले आकाश में हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मॉडरेट पॉजिटिव क्लोजिंग है, तोड़फोड़ नहीं है, तेजी की पोजिशन है, वो बनाए रखें। फ्रेश बैंक निफ्टी में हम खरीदने के बजाय हम सोमवार को भी खरीद सकते हैं। तो और बहुत एग्रेसिव लेना चाहें कि भाई 46 आएगा तो मैं और लूँगा, तो उस कंडीशन पे ले भी सकते हैं। तो बट निफ्टी में अब वापस से मुझे खरीदारी का कंफर्ट, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। आज निफ्टी मुझे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, लेवल्स के हिसाब से और एंटीसिपेटेड ब्रेकआउट के लिहाज से मैं निफ्टी पर ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इसमें कोई डाउट। रहा सवाल विप्रो का, अगर आपने क्लोजिंग शो की स्टार्ट में जब हमने कहा था 545-550 के टारगेट सोमवार तक के हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्क कम रखनी है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पार्टली प्रॉफिट बुक कर ले, आइदर थिंग जो आपको ठीक लगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने हाथ में होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट बढ़िया है, रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में। बिल्कुल, मार्केट बढ़िया है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास है। आइए कैश का ऑप्शन, जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून जय, अच्छा मोमेंटम लगातार चौथे दिन बन रहा है, बताएं क्या करना है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मैंने निफ्टी का जो 22,100 का कॉल दिया था, लगभग तभी निफ्टी 22,020-30 ही चल रहा था, अभी भी उतना ही है। इनफैक्ट इंट्राडे में 22,060 के ऊपर भी जाकर आया, बट फिर वहीं पे तो मोरलेस फ्लैट दे रहा है। सो मैं जो अनिल जी ने कहा है, आई वुड
ऑल्सो से दैट कि वो ऑप्शन में बने रहे, आप कैरी फॉरवर्ड करके जाइए, मंडे उसके अपडेट्स भी दे देंगे हम। सो मीन टू दैट ऑप्शन कुछ ज्यादा बाजार में हुआ नहीं है आज, इसीलिए एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन दे रहा हूं मैं। यहाँ पे अडानी पोर्ट्स का दीप आप 1300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, इन द मनी कॉल ऑप्शन में दे रहा हूँ, 36 रुपए पर खरीदे, 36-37 के रेंज में खरीदिए, 26 रुपए का स्टॉप लॉस, 48 एंड 60 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे, 48 एंड 60 ये दो टारगेट्स के लिए हल्का सा इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 1300 के स्ट्राइक का एट द मनी आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 6 पॉइंट ऊपर ही है स्पॉट। 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे इसे, जबरदस्त एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया। आप एक लॉन्ग साइकिल भी देखने मिली ओवरऑल, अगर आप लास्ट 1-2 महीने का डेटा देखोगे तो फिर एक अप ट्रेंड रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक में देखने मिला था, पर आज फिर से एक ब्रेकआउट आया, फिर से लॉन्ग एड हो रहा है इसमें, और बुलिश क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी देखने मिल रहा है। तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स, जहां पर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है। अभी थोड़ी देर पहले वागले साहब भी यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में खरीदारी की राय दे रहे थे, 1330-1345 के टारगेट के लिए। जय की राय है अदानी पोर्ट्स का आप 1300 का कॉल खरीद कर जाएं, एक्शन इसमें बन रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिपांशु भाई का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 2640, 2641, 2640, 2641 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में है। अपट्रेंड के बाद इसने पिछले 5 से 7 दिनों का साइडवेज करेक्टिव मूव दिखाया और आज वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है, जिसमें लास्ट 2-3 दिनों के तो हाई ब्रेक भी कर रहा है। टोरेंट फार्मा यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। 2680, 2700 ये इमीडिएट ऊपर के टारगेट है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर वो 2600, 2610 के पास है, तो 2600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 2680, 2700 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। ओके 2680 और 2700 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको ले रहा है खरीदारी की टोरेंट फार्मा में। फार्मा स्टॉक्स आज के फ्लेवर ऑफ द डे रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा सुबह भी अच्छा मोमेंटम था, एंड भी ये अच्छे मोमेंटम के साथ ही कर रहा है। ऑफ कोर्स डेज हाई पर तो नहीं है, बट थ्रू द डे अच्छी गेन्स होल्ड करी हैं, 7-7.5% फिर भी ऊपर ही आपको बंद होते हुए दिख रहा है। बंसल जी ग्लेनमार्क फार्मा बताएं सर, अगर इसमें पोजीशन ली है तो क्या करके जाना है, और इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अगले हफ्ते के लिए क्या बनेंगे सर? दीपांशु बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू अनिल जी है, जब नतीजे आए थे तो अनिल जी ने काफी कुछ बोला था कि काफी एडजस्टमेंट्स हैं, जल्दबाजी कुछ किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, और वो बोला था स्टॉक रिबाउंड करेगा, और स्टॉक ने तो बड़ी तेजी से मतलब कि कल से लेकर आज अच्छा खासा रिबाउंड करा है। तो जिनके पास है दीपांशु क्लियरली होल्ड की राय है। गिरावट में अगर ये स्टॉक 837 से लेकर 845 के बैंड में मिलता है तो उन स्तरों पर खरीदारी की राय होगी, तो गिरावट में खरीदें जिनके पास है होल्ड टाइट सिट टाइट। होल्ड टाइट सिट टाइट ये है आपके लिए राय। ग्लेनमार्क फार्मा आज मैनेजमेंट की कॉन कॉल भी हुई थी और उसके बाद से अच्छा एक्शन भी इस काउंटर में बना है, इस पर भी रखेगा नजर। एक दो और काउंटर्स पर भी रखेगा जहां पर एक्शन है। पीएनबी इस पर भी अच्छी मूव है, हालांकि ये भी ऑफ डेज हाई है, बट वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया और उसके बाद अच्छी गेंस के साथ ही ये भी बंद आपको होते दिख रहा है। सुदीप जी जरा बताएं सर, पीएनबी पीएसयू बैंक्स वैसे भी मोमेंटम में रहे हैं, 130 के लेवल पर वीकली क्लोजिंग आ रही है, अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर इसके लिए? थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, पर इससे कोई भी शॉर्ट टर्म इंडिकेशन नेगेटिव नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है सिर्फ कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, वेदर इट इज पीएनबी, यूनियन बैंक। मुझे लग रहा है ये तीन बैंक्स, इनफैक्ट पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों में हमें अगले वीक में एक बढ़िया सा अपसाइड देखने मिल सकता है। थोड़ा कंसोलिडेट होएगा, और पीएनबी के स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो 125, 126 के बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो अगले हफ्ते हमें इसमें 136, 138 के लेवल्स भी पीएनबी में देखने मिल सकते हैं। ओके तो पीएनबी पर रखेगा नजर। एसबीआई तो ऑफ कोर्स इस पर रखनी ही है नजर। जबरदस्त मोमेंटम में ये काउंटर दिखाया, रोज इस हफ्ते इसने लाइफ हाइस बनाए हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक्शन रहा है, लगातार चौथे दिन बाजार आपको तेजी दिखा रहा है। 22,000 के ऊपर आपको निफ्टी वीकली क्लोज दे रहा है। 46,350 पर बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग के लिए तैयार दिख रहा है। 3 दिनों से आउट परफॉर्मेंस आ रही है ब्रॉडर मार्केट में भी, आधा % आपको मिड और स्मॉल कैप ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। आज के गेनर्स की बात करिए, विप्रो जबरदस्त मोमेंटम में आया है। 1 महीने पहले जो टारगेट्स दिए गए थे पोजिशनल बेसिस पर वो सारे अचीव हो गए हैं, अच्छी मूव आई है। बाकी आईटी में भी आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा, इन्फोसिस में भी खरीदारी थी, एलटीआई माइंट्री में एक अच्छी मूव आई है।
M&M लगातार एक्शन में है, लाइफ हाई पर ये काउंटर है, पहली बार 1800 के ऊपर ये भी क्लोजिंग देने को तैयार है। अदानी पोर्ट सबके रेडार पर आ रहा था और अच्छी मूवमेंट के साथ ये भी बंद हो रहा है। मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इसमें भी खरीदारी दिखी है। L&T, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, सिप्ला, HUL में भी आज पॉजिटिव रुझान दिखा है। टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और ग्रासिम, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे। पावर शेयर्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली थी। पावर ग्रिड आपका टॉप लूजर था। SBI में रिकॉर्ड लगने के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट फिर भी 750 के ऊपर ही बंद हो रहा है। ONGC पर थोड़ा दबाव था, एक्सिस पर थोड़ा दबाव आया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज से लगातार दूसरे दिन कोई सहारा नहीं मिला है। करीब आधा % नीचे रिलायंस बंद हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मोमेंटम फार्मा शेयर्स में आया है। इप्का, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, ये तीनों स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनी। एम्फोसिस IT स्पेस से ये काफी एक्टिव था। परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी आपने खरीदारी देखी। एक और फार्मा स्टॉक जहां पर एक्शन था, बायोकॉन, यहां पर भी अच्छी मूव है। टाटा कॉम, MCX, जुबलेंट फूड, इंडिया सीमेंट्स, एल्केम लैबोरेटरीज, नाल्को जो बैन से बाहर आया, ACC, TVS मोटर्स, इस पर भी अच्छी खरीदारी रही। गुजरात गैस, सुबह इसकी बात करी थी, स्टॉक ऑफ द डे में 7% का बड़ा कट आया है। मैनेजमेंट की आगे की गाइडेंस स्पेशली इंडस्ट्रियल यूजर्स को लेकर अच्छी नहीं रही है। AB फैशन, REC, GMR एयरपोर्ट्स, कैनफिन होम्स, HPCL, IOC, यूनाइटेड ब्रूरीज, NMDC, IRCTC और गेल, यहाँ पर भी आपको नरमी आती हुई दिखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए, आज पेटीएम की मूव काफी इंटरेस्टिंग थी। सुबह नरमी दिखी, उसके बाद स्टॉक में आपको थोड़ा एक्शन भी आते हुए दिखा। एंड ऑफ डे ऊपर बंद होते हुए दिखा है पेटीएम 5% के अपर सर्किट पर। और न्यू इंडिया एश्योरेंस, नैटको, रेन इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न्स, यहाँ पर भी अच्छी मजबूत क्लोजिंग। 121 अंक ऊपर बंद होता है निफ्टी 22,032 पर, 149 अंक ऊपर बंद होता है बैंक निफ्टी 46,368 पर, 365 अंक बंद ऊपर सेंसेक्स हुआ है 72,416 पर। ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। 22040, 22,040 से 129 अंक ऊपर निफ्टी, 165 अंक ऊपर 46,384 पर बंद होता बैंक निफ्टी और 376 अंक ऊपर 72,426 पर बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये आज की आपकी क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की क्लोजिंग भी देख लें। 88 अंक पर स्मॉल कैप इंडेक्स और 310 अंक पर मिड कैप शेयर बंद होते दिखेंगे आज आपको। ये है आज के बाजार का पूरा हाल। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी महानुभावों से। विश्वेश जी, बंसल जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठक्कर साहब, सुदीप शाह साहब और आशु मदान साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए।